हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आज के इस क्लास में सबका स्वागत है। आज यहाँ पे हम इंग्लिश के पूरे जितने भी आपको पढ़ना है ना, जो सारा चीज वो सारा चीजों पे बात करने आ चुके हैं। एक एक चीज, एक एक टॉपिक, एक एक चीज अच्छे से हम आपको यहाँ पे बताएंगे। कहीं से कोई छोटा सा भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। ये आप लिख के ले लो। और यहाँ पे जो भी आपको आज बता रहे हैं वो आपके बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं। तो मेक श्योर आप इस क्लास को देख के अपने एग्जाम में देने चले जाओगे। और सभी लोग का गुड इवनिंग, सभी लोग को गुड इवनिंग। सब इस क्लास में आइए और अच्छे से यहाँ पे इस क्लास को करिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, या फिर आपको पढ़ाया जाए, या फिर आपको लेटर एप्लीकेशन बताना सिखाया जाए, है ना। हर चीज, एक एक चीज आपको यहाँ पे आज के इस क्लास में हम आपको दे देंगे, है ना। इंग्लिश में जो भी चीज करना है वो सब चीज, जिस प्रकार से हिंदी में क्वेश्चंस मैच किया है, जिस लेवल का मैच किया है, वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे भी आपको मैच करवा के फिर से दिखाएंगे। और आ जाइए यहाँ पे और करते अच्छे से सारा चीज तैयारी, और लगातार शुरू से अंत तक सबको बने रहना है। और इसमें थोड़ा सा भी कमी नहीं, हर हमेशा माइंड कंसंट्रेट होकर यहाँ पे देखना है ना। लंबा क्लास है इसलिए थोड़ा सा शुरू में आपको पहले इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं कि भाई किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम क्लास के बीच में रुकेंगे नहीं, लगातार हम लोग बढ़ते चलेंगे आगे। वो आपका काम है कि आप कैसे खुद को मोटिवेट करके रोके रहते हो कि नहीं, क्लास तो करना है, चाहे कुछ हाल में हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्लास तो आगे डेली कंटिन्यू करते रहना है ना। तो बिल्कुल अपने आप में एकदम मोटिवेशन लाओ उस तरीके से। और चलो यहाँ पे तैयारी करते हैं और लगातार हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा शेयर वगैरह कर लीजिए सब लोग, एक बार शेयर कर लीजिए सब लोग। आज हाईएस्ट स्टूडेंट होना चाहिए। और यहाँ पे आंसर देखते हैं, है ना। सारा क्वेश्चंस देखते हैं, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लेटर एप्लीकेशन हो, वो सारा चीज, अभी बहुत सारा चीज इंग्लिश के ऑलमोस्ट सारे चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, शेयर कर लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आज के क्लास को करते हैं शुरू। चलो, पहला यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है। क्या है अपने पास पहले क्वेश्चन? वी नोटिस दैट माइंड इज डैश। हम लोग ने नोटिस किया कि हमारा दिमाग क्या है। हम लोग ने नोटिस किया कि हमारा दिमाग क्या है। हमारा दिमाग क्या है? हमारा दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी है। हम लोग ने नोटिस किया कि हमारा दिमाग एक बेचैन पक्षी है। आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट। बोले है ना, कौन बोले हैं? महात्मा गांधी जी बोले हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर अपने पास क्या हो जाएगा? आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। तो यहाँ पे आंसर अपने पास क्या हो जाएगी? आंसर अपने पास हो जाएगी क्या चीज? ऑप्शन नंबर अपने पास बी हो जाएगा। आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर अपने पास बी करेक्ट आंसर याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। क्या चीज? इमूवेबल आ जाएगा। तो ये मत बोलना कि भैया क्या कर रहे हो आप, है ना। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे है गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग, ठीक है, सिंपल लिविंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, एंड हाई थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे। हु सेड द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक। कौन कहते हैं कि हमारा जो पास्ट है वो मरा नहीं है, रुका हुआ नहीं है, इट इज अलाइव, ये जिंदा है और गतिशील है। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहने वाले एक ही थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब वो राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे वो ठीक है। तो ऑप्शन और अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बढ़ते हैं, अगले सवाल पे। व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस? तो एजुकेशन जो है ना, प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है नेशनल पर्पस का। तो यहाँ पे आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? एजुकेशन हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या चीज? इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है पता है ना? साधन, साधन, ठीक है। हमारे राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? शिक्षा। आप लोग ऐसे शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हो ना, आप राष्ट्र का निर्माण कर रहे हो, आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि आप राष्ट्र का भी निर्माण कर रहे हो खुद के साथ में। चलो तो यहाँ पे आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? एजुकेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नानू काका वाज स्टे फोर, ठीक है, नानू काका वाज स्टे फोर। यहाँ पे आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 डेज, ठीक है, 2 और 3 डेज। ऑप्शन नंबर अपने पास सी आंसर हो जाएगी 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़े, लगातार हम लोग यहाँ पे आगे देखते हुए चलेंगे, सारे क्वेश्चंस को आज करेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल पे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश। ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? ए पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है। पहले ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, और इस ऑब्जेक्टिव को अभी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अभी आज के इस क्लास में, इसी क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आपको एप्लीकेशन लिखाना सिखाएंगे, ठीक है, आपको एप्लीकेशन लिखाना सिखाएंगे, आपको समरी बताएंगे लास्ट मोमेंट पे कौन सा देख के जाना चाहिए, और उस समरी के बारे में समझाएंगे भी, है ना। और साथ ही साथ और सारा चीज, ग्रामर के कुछ पॉइंट वगैरह को देखेंगे अगर समय रहेगा तो, है ना। सारे चीजों को बात करेंगे। तो आज की ये क्लास पूरे इंग्लिश के लिए भारी, पूरे इंग्लिश पे भारी पड़ने वाला है, तो एकदम मस्त से कंप्लीट करो। ए पिंच ऑफ स्नफ डैश, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? एक
शॉर्ट स्टोरी है, यहाँ पे आंसर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज, इस शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, एक छोटी कथा है, एक लघु कथा है, ठीक है। ए पिंच ऑफ स्नफ को कौन लिखे हैं, मनोहर मालवणकर जी लिखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उनके मामा जी का क्या नाम था, नानू का क्या नाम था। आगे बढ़ते हैं, नानू का यहाँ पे क्या है, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, इनको नोबेल प्राइज पीस के लिए कब मिला था, तो 1964 में मिला था। कब मिला था, 1964 में मिला था। कब मिला था, 1964 में मिला था, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज ए डेवलप्ड स्टेट। ये वीडियो को आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज ए डेवलप्ड स्टेट, तो यहाँ पे हो जाएगा अलबामा। क्या चीज, अलबामा। क्या चीज, अलबामा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और यहाँ पे है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन विलिंगटन डीसी ऑन अगस्त डैश, तो अगस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1963 यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, 28 अगस्त, ठीक है। क्या चीज, 28 अगस्त 1963, 28 अगस्त 1963, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किनको मिला था, लिटरेचर के लिए, तो बर्ट्रैंड रसेल जी जो है ना, इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, ठीक है, साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, सिविलाइजेशन टॉट अस डैश, सिविलाइजेशन हम लोग को क्या सिखलाया है, हमें सिखलाया है फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे के प्रति मित्रवत रहना, दूसरों के प्रति मित्रवत रहना हमें सभ्यता सिखलाई है ना। सभ्यता हमें क्या सिखलाई है, हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत रहना हमें सिखलाई है ना। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल में यहाँ पे क्या है, गॉड इज ए डैश, तो गॉड जो है ये क्या है, ये गॉड जो है ये क्या है, एक जो है ये क्या है, ये अपने पास एक पता होगा, बहुत सारे लोग को लगता है होगा वेजिटेबल है, लेकिन वेजिटेबल नहीं होगा, ये फ्रूट होगा। जो भी टीचर अगर बताए वेजिटेबल, वो गलत बताए हैं, ठीक है। ये इस टाइप का आपका गॉड है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास फ्रूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हु स्मैश्ड सेवेज गॉड टू पीस, कौन जो है सेवे के गॉड्स को जो है उसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया, है ना। स्मैश्ड का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, बिखेर देना, तोड़ देना। उसके पापा जो थे ना, उसके पिताजी, उसके फादर जो थे, वो तोड़ देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे आंसर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हिज फादर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं, जर्मन ग्रेड इज ए डैश राइटर, ठीक है। जर्मन ग्रेड जो है वो कैसे राइटर थे, तो वो कैसे राइटर थे आपको पता होगा, वो ऑस्ट्रेलियन राइटर थे। कैसे राइटर थे, वो ऑस्ट्रेलियन राइटर थे। 15 का यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बोलो मजा आ रहा है सबको, आगे बढ़े। क्यों ना बढ़े, बिल्कुल बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है अभी। डैश इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेंसिटी, ठीक है। सेक्स एंड डेंसिटी से यहाँ पे कौन सा है जो कि मतलब निकाला गया है, तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर अपने पास क्या हो जाएगी, ठीक है, बोलो जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा सेक्स एंड डेंसिटी से अपने पास ए चाइल्ड इज बॉर्न को निकाला गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जर्मन ग्रेड वाज बॉर्न इन, इनका जन्म हुआ था 1939 में, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट आंसर 1939 को। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे, डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस, कौन सतर्क थे कि प्रेस उसका विरोध नहीं करे। और बच्चों थोड़ा सा हमें ये बताओ, जूता मोजा पहन के जाने दिए थे क्या पिछले क्लास में, मतलब पिछले ये मतलब एग्जाम में नहीं दी जाने दिए थे ना सेंटर पे, आप हमको बताओ थोड़ा सा। डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस, तो पॉलिटिशियन जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं कि हमें जो है प्रेस विरोध नहीं करे। एंटागोनाइज का मतलब विरोध करना, ठीक है, प्रेस जो है उनका विरोध नहीं करे, एकदम सतर्क रहते हैं, मीडिया वाले हमारे बारे में कुछ दिखा नहीं दे, है ना, इसलिए वो बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं। कौन, पॉलिटिशियन, ऑप्शन नंबर ए। अरे हम लोग तो टीचर्स लोग तो ऐसे ही, आओ ना मीडिया वाले, आओ बात करो, सवाल करो, है ना, उस सब के लिए तो हम लोग लगातार बैठे थे। हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं ले जाने दिए थे ना। चलो बिहार बोर्ड का तो ये गलत नियम है, हम तो मतलब इसका हर हमेशा खिलाफ ही रहेंगे, कोई बात नहीं। चूंकि ये मतलब क्या ही सेंस बनता है भाई, अपना सेंटर पे इंप्रूव करे, अपने टीचर्स पे देखना चाहिए। हम देखो हर हमेशा बिहार बोर्ड के साथ है, हर हमेशा बिहार बोर्ड के हर डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये अच्छा चीज नहीं है, ये कोई भी बोर्ड नहीं करता है, एक बिहार बोर्ड क्यों अकेले कर रहा है ये चीज। बच्चे को बहुत ठंड भी लगती है, अभी तो ठीक है, मतलब इस साल हमको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं लग रहा, पिछले साल तो बहुत लगा था, इसके लिए पिछले साल तो हम बहुत विरोध भी किए थे, और हम लोग ट्विटर पे बहुत ज्यादा ये भी किए थे, और पिछले साल हो भी गया था, अप्रूव हो गया था कि जूता मोजा पहन के जाना है, पिछले बार करवा लिए थे सब लोग। और इस साल मतलब ऐसा ज्यादा कुछ ठंड नहीं था, तो इसलिए हम लोग भी कुछ ज्यादा नहीं किए, और कह रहने देते हैं अभी,
है ना। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे है द्रोती एल्सेरस वाज बोर्न इन, ठीक है, इनका जन्म जो होता है ये कब होता है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1893, ठीक है, 1893, 1829, 93, सॉरी 1893, 1893, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और डैश वाज द रियल ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है, तो लैंड का सबसे ओरिजिनल मालिक कौन था, तो मालिक जो था वो था क्या, सेंडर्स, ठीक है, सेंडर्स से जो था जॉनसन जमीन किराए पर लिया हुआ था, है ना। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, बेंजी हैड लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ क्या, किस उम्र में जो है बेंजी अपना स्कूल छोड़ देता है, किस उम्र में, है ना, तो बेंजी अपना किस उम्र में स्कूल छोड़ देता है। बाबू कॉमर्स के स्टूडेंट भी हो तब भी देख लो इसको, है ना, आर्ट्स के स्टूडेंट तो लगातार अभी बने हुए हैं, कॉमर्स एंड साइंस बिल्कुल इसको देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, और 21 का अपने पास आंसर क्या हो जाएगी, चलो बिल्कुल 14, है ना, अपने पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी, और यहाँ पे आंसर गलत है, ठीक है, 14 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 14 वर्ष की उम्र में जब वो था स्कूल छोड़ देता है, बहुत अच्छे से ये सब पढ़ाए हुए हैं, है ना। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आईज, बेंजी के पेरेंट्स जो है ना फ्लोरेंस को लाइक नहीं करता है, फ्लोरेंस को नहीं पसंद करता है, क्योंकि उसके जो है ना भूरे भूरे आंखें था, बहुत ही ग्रे आईज था, है ना, तो इसलिए बेंजी के ना पेरेंट्स जो थे फ्लोरेंस को अच्छा नहीं, फ्लोरेंस को पसंद नहीं था, है ना, फ्लोरेंस को नहीं पसंद करते थे बेंजी के पेरेंट्स, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे, पर्ल एसवर्क विजिटेड इंडिया टू सी यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड डैश, ठीक है, पर्ल एसवर्क जो थे इंडिया में विजिट करते हैं, किसके लिए इंडिया आते हैं, वो युवा बुद्धिजीवी यंग इंटेलेक्चुअल से मिलने, और साथ ही साथ किससे मिलने, युवा, शहर के युवा बुद्धिजीवी, और साथ ही साथ गांव के किसान, गांव के पीजेंट्स, ठीक है, पीजेंट्स का मतलब क्या होता है, फार्मर, किसान, क्या होता है, किसान, तो गांव के किसान और शहर के युवा बुद्धिजीवी लोगों से मिलने आए, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी 23 का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं 24 नंबर, और 24 नंबर सवाल में यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू पर्ल एसवर्क द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज, पर्ल एसवर्क जी के अनुसार मतलब जो मेन क्वालिटी होना चाहिए एक लीडर में, एक नेता में, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए सेल्फलेसनेस, ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फलेसनेस याद रखिएगा, क्या चीज, सेल्फ, ठीक है, लेस, ठीक है, और नेस, ठीक है, तो ये सेल्फलेसनेस, ठीक है, यहाँ पे देखो सेल्फिशनेस यहाँ पे दिया, ये नहीं होगा, सेल्फलेसनेस, ये हो जाएगा अपने पास करेक्ट आंसर, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना इसको, याद रखना इसको, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, 25 नंबर क्वेश्चन पे, और 25 जल्दी से आप लोग आंसर बताओ क्या हो जाएगा, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ जल्दी से फटाफट, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं, अगले सवाल पे, और लगातार, ठीक है, सवाल अपने पास क्या है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज एन इंस्पायरिंग डैश, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज एक क्या है, एक अपने पास इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज जो है ये क्या है, ये अपने लोग का क्या है, एक स्टोरी है, नहीं है, एक नॉवेल है, नहीं है, एक ड्रामा है, नहीं है, ऐसे है, बिल्कुल है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे डी हो जाएगा, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज क्या है, एक स्टोरी है, मतलब एक ऐसे है, एक निबंध है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़े, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़े, 25 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे, चलो, डर लग रहा सर इंग्लिश को देख के, अरे क्यों डर रहे हो, हिंदी में डर लग रहा था ना, बोल रहे थे ना मत डरो, यहाँ पे भी बोल रहे हैं मत डरो, और कुछ नहीं होगा, ठीक है, बहुत अच्छा जाएगा। एंटन चेकअप वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, एंटन चेकअप जो है प्रोफेशन से क्या थे, तो एंटन चेकअप प्रोफेशन से डॉक्टर थे, क्या थे, डॉक्टर थे, रूस के थे, रसिया के थे, और इसके बारे में तो हिंदी में भी सवाल आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, हु वाज द यंगेस्ट अंट ऑफ लोमोफ, लोमोफ का यंगेस्ट अंट कौन थी, ठीक है, अंट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है नस्टालिया, ठीक है, नस्टालिया यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और आप भी, आपको नस्टालिया अजीब नाम लग रहा है ना, लेकिन रूस वगैरह में आप रसिया जाओगे ना, तो यहाँ पे ऐसा नाम बार बार सुनने को मिलेगा, ऐसा नाम लोग अक्सर रखते हैं, बहुत ज्यादा ये सब नाम फेमस है, बहुत लोग 100 में एक दो लोग रख लेते हैं नाम, ऐसा फेमस यहाँ नाम है नस्टालिया, ठीक है। और नटालिया से शादी करना चाहता था, हालांकि यहाँ पे क्या है, नस्टालिया है, लोमोफ का अंट है, ठीक है, नस्टालिया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे है डैश वाज ए ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया, तो एंटन चेकअप यहाँ पे हो जाएगा, एंटन चेकअप, और ये यहाँ पे आपका हिंदी 100 मार्क्स में भी प्रश्न था, है ना, कलर की मौत वाला में,
है ना। तो ये सवाल आपका हिंदी में भी पूछा गया और यहाँ पे भी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन वाज बोर्न इन डैश एंड डाइड इन डैश। जॉर्डन जी का जन्म कब होता है और निधन कब होता है? तो जन्म होता है 1572 में, ठीक है, जन्म होता है 1572 में और निधन होता है 1631 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। जॉर्डन इज ए डैश पोइट। जॉर्डन जो है ये कैसे कवि हैं? या फिर सवाल आ सकता है जॉर्डन इज पॉइनियर ऑफ डैश पोइट्री, ठीक है। तो मेटाफिजिकल याद रखिएगा, मेटाफिजिकल, जॉर्डन जी मेटाफिजिकल है ना, मेटाफिजिकल यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपने पास बी करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? मतलब ये लाइन कहां से लिया गया है? या फिर सवाल आ सकता है दे हु वन अनदर कीप अलाइव नॉर पार्टेड बी, ठीक है। यस्टर नाइट दी सन्नी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपको सन्नी दिखाई दिया है ना, दी सन्नी, तो आप यहाँ पे सीधा सी बात सुनो, सन से कंपेयर किए थे, सूरज से कंपेयर किए थे, कौन? जॉर्डन जी। उसके बाद स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये अगर पूछेगा तो आपको तो ऐसे ही पता होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कहां से लिया गया। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से ये पंक्ति लिया गया है। अगर आपसे पूछेगा जो प्यार करता है एक दूसरे से वो कभी जुदा नहीं रह सकता है, तो नेवर बी पार्टेड, पार्टेड वी, तो यहाँ पे ये भी अपने पास स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ही लिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री रिटन बाय डैश। लीव्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा लिखा गया था? तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? वॉल्ट विथमैन जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखो अभी क्या करना है आपको, अभी बस आपको एक काम करना है, लगातार सारे क्वेश्चंस को डेली देख, अभी मतलब डेली नहीं, मतलब अभी लगातार देखते हुए चलना है। अभी जितने क्वेश्चंस करवाएंगे बस एक एक बार देखते चलो, कुछ क्वेश्चंस आपको याद होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग से उतर जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप वो क्वेश्चंस जो है ना एग्जाम में देखोगे तो आपको जरूर से वो क्वेश्चन आपका माइंड जरूर बता देगा। इतना भी आपका माइंड कमजोर नहीं है ना। बस खुद पे भरोसा रखो, बस एक बार देखते चलो और यकीनन देखना एग्जाम में काम करेगा ये ट्रिक, ठीक है। और अभी लगातार हम लोग ये सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, ऐसे ही अभी सब क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, बस देखते चलो, एक बार बस देख जाओ प्रॉपर्ली इसको। क्लियर। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे यहां पे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन देख चुके थे, 33 नंबर पे आते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये कहां से लिया गया है? आई हार्बर फॉर गुड और बैड, माई टंग एवरी एटम ऑफ ब्लड, या फिर होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया था? ये सब जो लिया गया था ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। किससे लिया गया था? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, इसमें कवि जो है ना खुद के लिए गाना गाते हैं, तो वही यहाँ पे बोला गया है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, और यहाँ पे है माई टंग एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम फॉर, मतलब हर किसी में एटम जो होता है ब्लड का वो सेम रहता है, एटम पर कणु जो अण जो होता है कण जो होता है शरीर का सब में सेम होता है, और मतलब होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, मतलब ऐसा ही रहना चाहते हैं, संघर्ष करते रहेंगे मृत्यु तक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ठीक है। वॉल्ट विथमैन जी बोल रहे थे। W.H. Auden won the डैश प्राइज इन 1948, तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? आंसर अपने पास पुलित्जर प्राइज हो जाएगा, ठीक है। 1948 में W.H. Auden जी को पुलित्जर प्राइज मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है, इसको याद रखना है सबको। समझ में आया? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नर्स ऑफ द ग्रेव आर गॉन एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द पाम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? ठीक है, नर्स गोज टू ग्रेव, ठीक है, तो अपने पास नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जो नर्स जो था, नर्स क्या होता है? नर्स अपने लोग का एक जो बड़ा एक जो है अपने लोग का एक बड़ा जो पौधा होता है ना, एक बड़ा जो पौधा होता है, ठीक है, तो एक जो बड़ा पौधा होता है उसके नीचे छोटा छोटा जो पौधा होता है ना, छोटा छोटा जो पौधा होता है, छोटा छोटा सा, ठीक है, तो वो सब पौधा को हम लोग कहते हैं, वो सब पौधा को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? नर्स कहते हैं। इस सब को नर्स कहते हैं, ठीक है, इस सब को नर्स कहते हैं। और ये नर्स अब ग्रेव में चला गया, इसका पत्ता जो गिरा ना इसके कारण ये सब ग्रेव में चला गया, ठीक है, ये सब कब्र में चला गया। ये अपने पास नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में यहाँ पे लिखा गया है, इससे लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑटम इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग डैश, ऑटम जो है ना, ऑटम और सूरज एक दूसरे से बात कर रहा था कि जितना भी कद्दू है ना उसको उसमें गूदे भर देना है, सारे जगह फूल खिले, मतलब आपस में कंस्पायर कर रहे थे, है ना, फुसफुसा रहे थे। तो यहाँ पे मैच्योरिंग सन, ऑटम और मैच्योरिंग सन जो है, सूरज जो है ना, ये एक दूसरे का बहुत अच्छा दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 37 नंबर। वेयर आर दिस सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग कहाँ? इसका टेंशन मत लो ऑटम, तुम इसका टेंशन मत लो,
यहाँ पे कवि बोलते हैं कि सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग के बारे में मत सोचो, ऑटम सीजन का भी एक अपना संगीत है। वहाँ पे जो भी छोटे छोटे मच्छर होते हैं वो गाना गाते हैं, ऐसा कवि बोलते हैं। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, और जो मतलब चहचहाते हुए अबाबिल पक्षी जो होते हैं वो भी आसमान में चहचहाते रहते हैं, है ना। ये सब लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये सब लिया गया है ऑट टू ऑटम से, ठीक है, ऑट टू ऑटम चैप्टर से। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, अगले सवाल में है डैश ट्विटर इन द स्काई एंड इन ऑटमन सीजन। तो हम लोग अभी जस्ट देखें कि स्वेलोज जो होता है ना, स्वेलोज ये जो है चहचहाते रहती है, ठीक है, आसमान में। चुपचाप क्वेश्चन करो यहाँ पे, ठीक है, वायरल क्वेश्चन पे मत रहो, सर आपके पास क्वेश्चन है क्या, आराम से करो। यहाँ पे सवाल देखो, हम सवाल जो बताएंगे वो क्वेश्चन से आएगा, ठीक है। स्वेलोज जो होता है वो आसमान में चहचहाते रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटी वेनिस, ब्यूटी पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे, ठीक है। ब्यूटी वेनिस, ब्यूटी पासेस, आई थिंक शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सच लेडी इज रेयर इन द वेस्ट। इज मतलब ये जो है कहां से लिया गया, ये जो है कहां से लिया गया और किसके द्वारा लिखा गया है ना। तो ये ऑलमोस्ट आपका इसमें 5-6 सवाल इसमें है ना। तो ये जो लाइन लिया गया है ये आपका लिया गया एन एपिताफ से, एन एपिताफ से, ठीक है, जिसको लिखे हैं वॉल्टर डीलामेयर, ठीक है, वॉल्टर डीलामेयर। इनको बच्चों का कवि भी कहते हैं क्योंकि ये चिल्ड्रन के बारे में ज्यादा लिखा करते थे। तो एन एपिताफ यहाँ पे हो जाएगा वॉल्टर डीलामेयर, ऑप्शन नंबर अपने पास ए करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं, व्हाट इज नॉट परमानेंट बट रेयर इन द वर्ल्ड। क्या जो है परमानेंट नहीं है लेकिन रेयर है वर्ल्ड में, ठीक है, रेयर है। तो ब्यूटी जो है ना ये परमानेंट नहीं है और रेयर है लेकिन वर्ल्ड में, ऑप्शन नंबर अपने पास एक करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दी सोल्जर इज ए डैश। दी सोल्जर क्या है? दी सोल्जर एक सोनेट है। दी सोल्जर क्या है? एक सोनेट है। और ये जो है दी सोल्जर के बारे में हम आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं एक बार फिर से, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में प्रश्न हो सकते हैं। दी सोल्जर जो है, दी सोल्जर को लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक। कौन लिखे हैं? रूपर्ट, ठीक है, ब्रूक, ठीक है, याद रखिएगा, रूपर्ट ब्रूक इसको लिखे हैं। उसके बाद दी सोल्जर जो है ना ये चैप्टर जो है ये क्या है? एक वॉर पोयम है, ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है? एक वॉर पोयम है। और रूपर्ट ब्रूक खुद भी एक क्या है? एक रूपर्ट ब्रूक चूंकि इसको लिखे हैं और ये क्या है? एक वॉर पोयम है, ठीक है, ये वॉर पोएट है, ठीक है, ये वॉर का कवि है। और इसको ये जो दी सोल्जर वॉर पोयम है ना, इसको हम लोग इस वॉर पोयम के साथ साथ ये क्या है? ये सोनेट भी है। क्या है? एक सोनेट है, सोनेट है, ठीक है, सोनेट। और सोनेट के बारे में अगर और जानना है तो सोनेट होता है 14 लाइन की, ठीक है, 14 लाइन की पोयम होती है, 14 लाइन की पोयम होती है, ठीक है, 14 लाइन की पोयम होती है, ठीक है। और इसमें से दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है, इसको दो पार्ट में, 14 लाइन में 8 और 6 दो भाग में बांटा रहता है सोनेट को। 8 जो रहता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जल्दी से बोलो? ऑक्टेव कहते हैं। और 6 जो रहता है उसको कहते हैं सेस्टेट, ठीक है, सेस्टेट, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो मतलब एक दे देगा कि ऑक्टेव कितने लाइन का होता है, तो 8, सेस्टेट कितने लाइन का होता है, 6। तो ऐसे करके आपके एग्जाम में सवाल दिया जा सकता है, क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ए सोनेट कंसिस्ट, ए सोनेट कितने, अरे देखो वही सवाल है, सोनेट में, एक सोनेट में कितने लाइन होता है? तो एक सोनेट में होता है 14 लाइन, कितना? 14 लाइन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड और ए डस्ट whom England bore, if I should die think only has been taken from or dash written by dash, ठीक है। मतलब सीधा सवाल देखो, इटर्नल माइंड अपने पास सवाल देख रहे हो, इंग्लैंड बोर यहाँ पे देख रहे हो, डस्ट देख रहे हो, है ना, और मतलब इफ आई शुड डाई थिंक ओनली, ये सब जब भी लाइन आपको दिखे ना, दी सोल्जर चैप्टर में बात किया गया है ना, दी सोल्जर चैप्टर में रूपर्ट ब्रूक जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, ठीक। चलो नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक बच्चे बोल रहे हैं 35 नंबर क्वेश्चन का, है ना, तो यहाँ पे नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 44 नंबर पे आते हैं, यहाँ पे है हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूज इंग्लैंड इन पोएम दी सोल्जर, कितने बार प्रयोग किए हैं? तो इसमें प्रयोग किए हैं कितने बार? 4 टाइम्स ना, कितने बार किए हैं? बोलो जल्दी से, कितने बार? 4 टाइम्स, बोलो जल्दी से, 4 टाइम्स एक्स टाइम, कितने बार? बोलो जल्दी से,
जल्दी जल्दी। सर बहुत मस्त गया एग्जाम, बिल्कुल जाना भी चाहिए, है ना। चलो यहाँ पे आंसर अपने लोग का क्या आंसर हो जाएगा? चलो तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 44 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 4 टाइम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा। क्या कंफ्यूजन है? हम कंफर्म करवा दे, जस्ट ए सेकंड रुको, कंफर्म करवा देते हैं। दी सोल्जर चैप्टर अभी हम आपको कंफर्म करवा ही देते हैं, ठीक है। अभी आपका कंफर्म होगा, ठीक है। दी सोल्जर चैप्टर, ठीक है। दी सोल्जर चैप्टर अभी जस्ट ओपन करके आपको एक एक करके हम बता देंगे, ठीक है। दी सोल्जर लाइन बाय लाइन, और कितने बार इंग्लैंड शब्द का प्रयोग किया गया यही देखना है ना। चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दी सोल्जर चैप्टर लाइन बाय लाइन, हाँ तो देखो यहां पे कितने बार है? एक बार, ठीक है। एक बार इंग्लैंड का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जोरो, इंग्लैंड 2 बार, ठीक है। 2 बार, 3 बार, ठीक है। 3 बार, उसके बाद और आ जाओ इंग्लैंड 4 बार, ठीक है। 4 बार, उसके बाद आगे आ जाओ, बस 4 बार, ओनली एंड ओनली 4 बार। हमारे पास सारा फाइल रखा हुआ है ना, सब कुछ है हमारे पास। बोर्ड में जो भी चीज आ सकता है ना, हर चीज हम एकदम कलेक्ट करके रखे हुए हैं कि बच्चों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, और एकदम अच्छे से होगा। यहाँ पे 4 टाइम्स ही होगा जो हम बोल रहे हैं, एकदम नोट कर लो 4 टाइम्स। और ये इतना बार गौर किए हैं तो कल आएगा तो लिख देना। चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 4 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डैश इज ए जिंजर कैट और थीन कैट, ठीक है। टॉल और थीन कौन था, और जिंजर कैट कौन था? बिल्ली, वो था मैकविटी। एक ही तो शैतान बिल्ली है अपने पूरे चैप्टर में, है ना। बस वही शैतान बिल्ली के बारे में पूछा जा सकता है। सर एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, बिल्कुल जाना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या है अपने पास 46 नंबर। व्हेन द पुलिस रीच एंड रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब पुलिस सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचते हैं तब क्या होता है? उस समय मैकविटी डिसअपियर हो जाता है, एकदम जैसे भाग ही जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। और नेवर, कभी फाउंड नहीं होता है। जब भी अपराध करता है वहां से तुरंत फरार, मैकविटी। इसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, मैकविटी से। तो याद रखिएगा मैकविटी वाला पूरा चैप्टर। हम आपको नहीं होगा ना तो अभी लास्ट में जब सब लोग रुके रहोगे तो कसम से बोल रहे हैं आपको, लास्ट में हम आपको अच्छे से हर चैप्टर को शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर देंगे, हर चैप्टर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टीएस एलियट रिसीव द नोबेल प्राइज इन डैश। टीएस एलियट नोबेल प्राइज इनको कब मिला था? टीएस एलियट जी को नोबेल प्राइज कब मिला था? जल्दी से बोलो तो सब लोग। टीएस एलियट जी को नोबेल प्राइज कब मिला था? सभी लोग, एवरीवन, ठीक है। फटाफट सब लोग बोलो। चलो तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से बस आगे बढ़ते चलना है, लगातार आंसर देते चलना है, और एकदम हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। 1948 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 1948। हमको यहाँ पे क्या है कि हमको एक आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, और इसलिए हम हर चीज सारा चीज कंफर्म कर करके एक एक चीज बताते हैं। द डैश हैड बीन perplexed with the crime was discovered। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो क्राइम का यहाँ पे बात आ रहा है ना, क्राइम का बात आ रहा है, तो एक जो था ना पुलिस जो था ना, मैकविटी जो था ना, वो स्कॉटलैंड यार्ड, ये पुलिस के समूह का नाम है स्कॉटलैंड यार्ड, उसको तंग करके रख देता था। क्राइम यहाँ पे दिखे तो क्राइम कौन करता था? मैकविटी करता था। मैकविटी ये शैतान बिल्ली जो है ना वो करता था। और कहाँ पे किसको परेशान कर देता? स्कॉटलैंड यार्ड का। एक और बात याद रखिएगा, मैकविटी का ना 2 इसका एजेंट था। मैकविटी एक बिल्ली का भी एजेंट होता था, ठीक है, बिल्ली का एजेंट होता था। 2 एजेंट था इसका, एक था मुंगो जेरी और दूसरा था ग्रिडलबॉर्न। याद रखिएगा वो दोनों भी बिल्ली था, लेकिन इसका एजेंट था। ये जो है ये मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी था, है ना। ये तो मॉन्स्टर था, ये तो राक्षस था एकदम, बिल्ली रूप में, है ना। फीलेन था ये फीलेन था। आगे बढ़ते हैं। माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज डैश पोएम, ठीक है। माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो है ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल है, ठीक है। एन ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है? खुद के बारे में खुद से लिखना, है ना, ऑटोबायोग्राफिकल हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
सर कितना ऑब्जेक्टिव होगा, चलो ऑब्जेक्टिव खत्म, इसके बाद अभी ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों हम बहुत 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 तैयारी करवाए हुए हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब्जेक्टिव थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो, सब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ऑब्जेक्टिव हमें लगता है कि आपको इतना बता दिए हैं कि आप आराम से बना लोगे। इंसिस्टली ब्लैक आर इनोसेंट बट गोल्ड आर डैश, गोल्ड को बहुत ज्यादा वेनोमस माना जाता है, बहुत ज्यादा पॉइजन माना जाता है, जहरीला माना जाता है ना इसको। सेसली में क्या होता है ना कि जो सांप होता है, जो स्नेक होता है, अगर ब्लैक है उसको बहुत मासूम माना जाता है, इनोसेंट, लेकिन जो गोल्ड कलर का है ना उसको बहुत ही ज्यादा वेनोमस यानी बहुत ज्यादा जहरीला, है ना, उसको माना जाता है। तो आंसर अपने पास ए करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ और अगले सवाल पे यहाँ पे चलते हैं। बताओ एक चीज बताओ, हिंदी में इतना ज्यादा क्वेश्चन और कहीं से मैच किया था? तो एजुकेशन बाबा पे आपको वो सारा चीज मिल रहा होता है। सच में जेन्युइनली जितने सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, सच बोल रहे हैं, इतने सालों से बिहार बोर्ड में एक चैनल, सिंगल वन चैनल भी नहीं था जिसका भी आप अबाउट सेक्शन में जाके डेट देखोगे, डेट अगर मिलाओगे तो वो दूसरा कैटेगरी में काम करते, चैनल का नाम चेंज कर करके बिहार बोर्ड आए। लेकिन ऐसा है कि बिहार बोर्ड में शुरुआत से ही चैनल बना और शुरुआत से तब से बिहार बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं हम लोग लगातार, और बिहार बोर्ड में उस लेवल से उतनी कंटेंट, उतना टॉपर्स, ये सारा चीज मिला है और इतना सारा चीज यहाँ से दिया गया है। तो बिल्कुल एक भरोसा करिए और लगातार पढ़ते चलिए। अभी भरोसा का क्या बात, सीधा सी बात है, हिंदी का क्वेश्चन आप देखिए और जो यहाँ से बताया गया एग्जैक्टली वो आया है सारा चीज। ऑलमोस्ट क्वेश्चन 100 आउट ऑफ 100 भी आप बना के आए होंगे, बहुत सारे बच्चे बोले भी हैं, है ना। ऑलमोस्ट व्हाट्सएप मैसेज इतना सारा भरा हुआ था इस चीज को लेके, वो देख के दिल खुश हो गया था, सच बता रहे हैं, है ना। मतलब जो उम्मीद था ना, वो उम्मीद मेरा पूरा हुआ। सुबह से हम परेशान थे कि भाई बस क्वेश्चन मैच कर जाए, बस क्वेश्चन मैच कर जाए, और मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा इम्तिहान चल रहा है, मेरा इम्तिहान है ना। और वो इम्तिहान में शायद से लग रहा है कि उस इम्तिहान में तो हम सक्सेस हुए। अब ये एक नेक्स्ट इम्तिहान है हमारे लिए, और इस नेक्स्ट इम्तिहान में हमारे और आपका इम्तिहान है, इसको पूरे अच्छे से करना है और इसको एकदम बिना डरे, बिना मतलब टेंशन लिए एकदम मस्त तरीके से खत्म करना है और सब चीजों को अच्छे से देखना है। चलो अब यहाँ पे हम लोग के पास बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट ए, ग्रुप ए जो रहता है, ठीक है, सेक्शन ए जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे बात आती है सेक्शन बी, ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे सेक्शन बी, ये होता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको लिखना रहता है ना, इसमें आपको लिखना रहेगा प्रॉपर्ली। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आपको बताते हैं, वो 8 मार्क्स का रहेगा, 8 मार्क्स का, ठीक है, 8 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे एसे रहता है, ठीक है, एसे आपको लिखने के लिए बोला जाएगा कि राइट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, मतलब आपको यानी एक पे, कोई एक पे आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पे आपको 5 मिलेगा, 5-6 मिलेगा, और इसमें से आपको कोई एक पे आपको निबंध लिख देना है, ठीक है, कोई एक पर निबंध लिख देना है। बोलोगे भैया इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो आप उनको थोड़ा सा बता दीजिए। तो ऐसे में हम कुल मिला के यहाँ पे ये दे रहे हैं, माई योर हॉबी, डिसिप्लिन, ठीक है, द सीजन यू लाइक मोस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे है क्या चीज, न्यूज़पेपर, टेररिज्म, और उसके बाद करप्शन, और उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन, और यहाँ पे ये हेल्थ इज वेल्थ। इसको देख लेना, ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ऐसे और निबंध में गेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हम हमेशा शुरू से ही बोलते आए हैं कि इसमें जल्दी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन बाई चांस रहता है ये सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा चांस ये रहता है कि पूछा जाता है ये सारा चीज, है ना। इसलिए हम यहाँ पे ये सब दे रहे हैं, और यहाँ पे ये आपका ये हुआ, ठीक है। और इसके बारे में लिखना कैसे है, कैसे लिखोगे, ये हम लास्ट में बात करेंगे, लास्ट में हमें याद दिला दीजिएगा, और लास्ट में हम आपको एक एक करके अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अभी चलो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग का पहला 8 मार्क्स जो था एस्से, वो हम लोग का बन गया, ठीक है, वो मान लेते हैं वो हम लोग का बन गया। अब आते हैं 4 मार्क्स का, पहले तैयारी करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में देगा एक्सप्लेन एनी ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ पे आपको देगा ए दिया, ठीक है, ए हुआ। उसके बाद आपको देगा क्या चीज, आपको देगा यहाँ पे ए हुआ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन देगा, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, ए के बाद क्या आपको देगा, बी देगा, सी देगा, ठीक है, और डी देगा, ठीक है। ये यहाँ पे 4 देगा, उसमें से बोलेगा कोई एक आपको बनाने 2 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देगा 4 आपको देगा, उसमें से कोई एक आपको चुन के बनाना था। और ये आपको पोएट्री सेक्शन जो होता है ना, पोएट्री सेक्शन, ठीक है, पोएट्री सेक्शन, उसके यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन से आपको यहाँ पे देता है, लाइन का आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
एक्सप्लेन आपको करना है, लाइन अगर आप पढ़े रहेंगे तब जाके। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से कौन कौन सा है वो आपको चलिए हम बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, इसके लिए 2 नंबर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 प्रश्न देंगे ऐसे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप बस देख लीजिए अच्छे से और अपने एग्जाम में जाइए और अच्छे से करके आइए। ठीक है, नेट खत्म हो गया, अपने आस पड़ोस जो भी आपके भाई बहन है सबसे आप किसी से भी ले लीजिए और उससे, लेकिन आप कनेक्ट करके आज के इस क्लास को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये आपको 10 अभी जो है ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है, यानी इसमें 4 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे। इसके लिए हम आपको 10 आपको लाइन बाय लाइन करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट वाला, और इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। आप अच्छे से इसको कंप्लीट करिएगा। हालांकि ये गेस है और उसके अलावा और हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छे से करवाए हुए हैं, तो हमारा वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा अभी चलिए यहाँ पे 10 जो है इसके लिए हम देखते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे और उसको भी अच्छे से देखेंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे चलो 10 लगातार चलते हैं, करते हैं। ठीक है, सवाल है अपने पास, व्हेन जी नीड ए वुमन टू हेल्प विथ द हैंड्स एंड सून ही वाज सेइंग दैट ही एंड फ्लोरेंस वुड बी मैरिड। ठीक है, यहाँ पे ये आपके सामने है, पहला लाइन आपको दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये कहां से लिया गया है, बताओ ये कहां से लिया गया है, ऐसा आपको बोलेगा। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये लाइन आपको दे देगा, आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे लिखोगे? देखो, पहले बात बच्चों, इंग्लिश से डर लगता है, डरो मत। अभी हम एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जब एक्सप्लेन करेंगे तब बोलना कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अभी खुद में माइंड में नहीं मतलब ऐसा परसेप्शन बनाओ कि भाई हमको नहीं आता है ना, अभी आएगा, हर चीज आएगा। बस अभी लगातार देखते रहो, करते रहो, एकदम देखो कैसे नहीं आएगा, आके रहेगा, है ना, एकदम आएगा। बेंजी नीड ए वुमन टू हेल्प विद द हैंड्स एंड सून ही वाज सेइंग दैट ही एंड फ्लोरेंस वुड बी मैरिड। बेंजी आपको पता है किस चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया है दी अर्थ चैप्टर से। ठीक है, दी अर्थ चैप्टर से सवाल है। यहाँ पे आंसर आपको कैसे लिखना है, देखो ऐसे, जैसे ये लाइन मिला, सबसे पहले उस कौन से चैप्टर से है वो आपको लिखना है। These lines have been taken from the chapter The Earth। ठीक है, The Earth को हम यहाँ पे डबल लगा दिए। ठीक है, कि The Earth चैप्टर से यहाँ पे लिया गया है। Written by H.E. Betts। यहाँ तक तो हमको याद होगा कि भाई ये जो लाइन है ये The Earth चैप्टर से लिया गया और H.E. Betts के द्वारा लिखा गया। Here the writer says that। ठीक है, यहाँ पे इतना लिख दिए, here the writer says that, फिर से यही उतार दिए। ठीक है, फिर से यही उतार दिए। Benji needed a woman। ठीक है, वही है, to help with his hands and hence he implied फ्लोरेंस। ठीक है, एंड वो फ्लोरेंस को हायर करता है एंड क्या करता है, सून ही वाज डिसाइडेड टू मैरी हर, और जल्दी वो सोच लेता है कि शादी कर ले। ही वाज चार्म्ड बाय हर एंड हर वर्क्स ऑफ फॉर द हैंड्स। वो उससे, मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो पंक्तियां है ये लिया गया है दी अर्थ चैप्टर से, जो कि H.E. Betts के द्वारा लिखा गया है। और इसमें बेंजी जो है ना, बेंजी को एक महिला की जरूरत थी और वो जो है ना, वो जो मुर्गियों को संभाल सके, उसकी देखरेख कर सके। और फ्लोरेंस को, यहाँ पे फ्लोरेंस को वो इंप्लाइड करता है, फ्लोरेंस को अपने काम पे रखता है और जल्दी वो डिसाइड कर लेता है कि फ्लोरेंस से वो शादी कर लेगा, चूंकि वो उससे क्या था, उससे बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित था, मतलब उससे बहुत ज्यादा कनेक्शन था उसको, है ना, फ्लोरेंस से, बेंजी को। और यहाँ पे उसके कामों, वो जो काम जो करती थी ना फ्लोरेंस, इतने अच्छे से काम करती थी कि उसको पसंद आ गया, तो वही यहाँ पे शादी करने का सोच लिया। तो बस इस तरीके से आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, डोंट इग्नोर सर, बिल्कुल नहीं इग्नोर कर रहे हैं, बस देखते चलो। यहाँ पे कॉमर्स वालों को कब पढ़ाइएगा, कॉमर्स वालों का भी देख लेना है ना। कॉमर्स वालों तुम लोग क्यों इसको छोड़ रहे हो, एकदम मस्त तरीके से देखो इसको, है ना। और आर्ट्स वाले एकदम करते चलो अभी लगातार। तो ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी के लिए है, तो बस लगातार देखते चलना है और बिल्कुल सब्जेक्टिव से डरना नहीं है। प्रॉमिस करो सब लोग कि सब्जेक्टिव से डरोगे नहीं, लगातार अभी करोगे। प्रॉमिस लिखो एक बार कमेंट सेक्शन में, ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो तो। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, है ना, पढ़ोगे तो बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल पढ़ो अर्जुन राजन, यहाँ पे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आप कमेंट कर रहे हो, यहाँ पे देखो अच्छे से। ठीक है, सवाल यहाँ पे क्या है, इसमें है दूसरा, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट द मेन पाथ ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ये यहाँ पे कहां से लिया गया, तो हमको इतना तो पता चल गया कि सिविलाइजेशन का बात किया गया है, यानी महात्मा गांधी जी पहला इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर से लिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ प्रॉमिस आ रहा है एकदम जवाब। जिस लोग का प्रॉमिस आ रहा है, जो लोग प्रॉमिस नहीं वो लिख रहा है, तो इसका मतलब है वो उसको नहीं पढ़ना है, उसको डर लग रहा है कि भैया कैसे इतना देर तक आप पढ़ाइएगा, हम रुके रहेंगे, हमसे कैसे होगा, है ना, हमको सोना भी, हमको नींद भी आ रहा है। ऐसा नहीं करना है, अभी पहले पढ़ो अच्छे से। ठीक है, क्या है अपने पास, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। किसके द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। Here he want to says that
सिविलाइजेशन, सेम वही चीज, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू द मैन पाथ ऑफ ड्यूटी, इतना लिख दिए। सो एवरीवन, ठीक है, मतलब सिविलाइजेशन जो है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे वो कहते हैं सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता एक ऐसा जो है हमें, जो कि हमें पाथ ऑफ ड्यूटी, हमें एक पथ दिया है, एक रास्ता दिया है, मतलब हमारे कर्तव्यों का, है ना। सो एवरीवन शुड बिलीव इन हिज ड्यूटी, अपने आप को, अपने कर्तव्य को जानना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। ही शुड ऑलवेज थिंक फॉर हिज परफॉर्मेंस बट विथ गुड कंडक्ट, वो अपने परफॉर्मेंस के बारे में हर हमेशा सोचे, लेकिन अच्छे संदर्भ में, है ना। तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या है, द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, मतलब जो कॉमन पीपुल था, जो पूर्वज थे हमारे, जो एंशिएंट लोग थे, वो लोग क्या करते थे, इंडिपेंडेंटली फ्रीली रहते थे, गांव में रहते थे, और वहां पे एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन करते थे, मतलब खेती पथारी करते थे। तो देखो, दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ हेयर गांधी जी सेज दैट द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, ठीक है। यहाँ पे जो है, मतलब गांधी जी कहते हैं कि मतलब जितने भी लोग थे ना, वो लोग क्या करते थे, इंडिपेंडेंटली, आजादी से अपने गांव में रहते थे, और उसके बाद मतलब एग्रीकल्चर के लिए वो क्या करते, एग्रीकल्चर वगैरह खेती पथारी करते थे। दे बिलीव्ड इन देयर वर्क, वो लोग अपने कामों में भरोसा रखते थे, और ट्रू होम रूल, और सच्चे होम रूल को यहाँ पे अपनाते थे। दे आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे हैड, और वो लोग खुश थे कि जो भी उनके पास था। दे डिड नॉट फॉलो द मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन को नहीं फॉलो करते थे। इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे, हम लोग लगातार अभी बढ़ेंगे, और अभी लेटर एप्लीकेशन जो लिखना है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के क्लास का। तो लेटर एप्लीकेशन लिखना अच्छे से सीखना है अभी पहले, ठीक है, कोई भी नहीं जाएगा, लेटर एप्लीकेशन पहले सीखो अच्छे से, ठीक है। तो लगातार यहाँ पे हम बताएंगे, पहले सीखो यहाँ पे। और ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला से आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, 4 और 4 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये 8 मार्क्स वाला चीज छोड़ रहे हो, एक एक मार्क्स मायने रखता है, एक एक मार्क्स, है ना। तो ये 8 मार्क्स का है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन अच्छे से इसको कंप्लीट करवा देंगे। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम overwhelmed by the trust of my people have placed me in the by electing me to the highest office। यहाँ पे कहते हैं कि मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, ओवरवेल्म्ड हूं कि यहाँ पे भारत के लोगों ने हमें इस पद पे, सर्वोच्च पद पे हमें पहुंचा दिया है, सर्वोच्च पद पे हमें चुन के रखा है ना। तो यहाँ पे दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम गुड स्पीच, ये जो है बहुत ही एक अच्छा स्पीच जो है भारत इज माय होम से लिया गया है, जो कि डिलीवर किया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा। आफ्टर टेकिंग ऑथ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का शपथ लिए थे, उसके बाद यहाँ पे ये दिए थे भाषण। और हेयर एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टू द पीपल हु हैड मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे उन सारे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि जो लोग ने उन्हें भारत के सर्वोच्च पद पर प्रेसिडेंट बना दिया, यानी राष्ट्रपति बना दिया। ही टेक्स ओथ फॉर द लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पास्ट कल्चर, ठीक है। वो जो है शपथ लेते हैं कि सच्चे ढंग से, ईमानदारी से, लॉयल्टी के साथ संविधान की और पास्ट जो कल्चर है हमारा, जो है जो भी हमारी सभ्यता है, वो सारा चीज का रक्षा करेंगे। ही प्रॉमिस टू वर्क फॉर नेशंस स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट, वो मतलब क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि वो नेशनल के समृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए वो काम करेंगे, ठीक है। देश के समृद्धि और विकास के लिए वो काम करेंगे। इस प्रकार से आप आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं, 5वां देखते हैं इंपॉर्टेंट अपना कौन सा है। बस हम आपको इसमें 10 बताएंगे, 10 के 10 अच्छे से इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। I believe that civilization in India has evolved is not to be beaten in the world. Nothing can be equal to this seed sown by our ancestors. ठीक है। I believe that civilization in India have evolved in is not to be beaten in the world। मतलब हम भरोसा करते हैं कि हमारा जो भारतीय सभ्यता है ना, वो इतना ज्यादा विकसित है, इतना ज्यादा ऐसे चलता है कि जैसे वो जो है ना, वो मतलब कभी किसी से कोई उसको पीछा नहीं कर सकता है, कोई उसको बीटन नहीं कर सकता, मात नहीं दे सकता भारतीय सभ्यता को। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, कुछ भी उसके बराबर नहीं हो सकता है। जो हमारे पूर्वज ने हमें रास्ता दिखाई, जो हमारे पूर्वज ने जिस बीज को रोपी है, उसके बराबर कोई नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये जो लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, रिटन बाय महात्मा गांधी, जिसके द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। हेयर ही एक्सप्रेस हिज व्यू ऑन इंडियन सिविलाइजेशन, यहाँ पे वो इंडियन सिविलाइजेशन के प्रति, जो भारतीय सभ्यता के प्रति जो उनकी भावना है, वो व्यक्त करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अच्छे से बताते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है
He says that Indian civilization kept its basic character very safe and it cannot be beaten in the world. मतलब जो इसका मुख्य जो है ना विशेषता है, ठीक है, चरित्र जो है वो बरकरार रखा गया भारतीय सभ्यता का, इसके कारण इसे कोई भी विश्व में पीछा नहीं कर सकता है. He says that many other countries accepted Western civilization which depends on materialism, but Indian civilization continue its ancient things which will be likely by our ancestors. ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सभ्यता थे जो कि क्या करने लगे, वो लोग करने लगे ऐसे कि वो लोग डिपेंड हो गए एक तरीके से. किस पे डिपेंड हो गए? आप एक काम करो, मोबाइल फुल स्क्रीन कर लो, लगातार एकदम देखो निश्चिंत होके, ठीक है. तो यहाँ पे जो है ना क्या है कि हम लोग जैसे मतलब एंशिएंट मतलब हम लोग जिस तरीके से हमारे पूर्वज ने निर्धारित किया उसी तरीके से हम लोग चल रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे सभ्यता जो है अपनाई और मटेरियलिज्म को अपनाने लगी और वो सारी सभ्यता पीछे रह जाएगी. इंडियन सिविलाइजेशन इज अनलाइकली टू बी इट्स डिपेंड ऑन रेस्ट्रिक्शन, वांट एंड सेल्फ कंडक्ट. ठीक है, ये जो है मतलब एक तरीके से ये हमारे वांट्स को एक तरीके से रोकती है, हमारी जो इच्छाएं हैं उस पर कंट्रोल करती है हमारा सिविलाइजेशन. ठीक है, तो ये अपने आप को बोला गया है, ये अपने पास आंसर हो गया. नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड. हमारा दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी है. द मोर इट गेट द मोर इट वांट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड. इंपॉर्टेंट ये भी है. और चलो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे देखते हैं. बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, बस देखते हैं. क्लियर? ले लिए स्क्रीनशॉट वाले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, अब चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. चलो, आवर माइंड, हमारा दिमाग जो एक बेचैन पक्षी है, इसको जितना मिलता है उतना ही ये और चाहता है ना. ये अपने पास सवाल है. ये लाइन लिया गया कहां से? दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी. किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा. हेयर गांधी जी सेज दैट वी हैव मेनी डिजायर्स. हमारे पास बहुत सारी डिजायर्स है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी आशाएं हैं, है ना. वी वांट मोर एंड मोर. हम लोग ज्यादा चाहते हैं और ज्यादा चाहते हैं, है ना. ही सेज दैट आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड. हमारा दिमाग जो एक बेचैन पक्षी है. द मोर इट गेट, जितना इसको मिलता है, द मोर इट वांट, उतना ही ये और चाहता है. स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी ये असंतुष्ट रहता है. हमारा दिमाग क्या है? एक बेचैन पक्षी है. इसको जितना मिलता है उतना ही ये और चाहता है. सो वी मस्ट ट्राई टू कंट्रोल आवर माइंड एंड डिजायर. इसलिए हमें अपने दिमाग पे संतुलन रखना चाहिए और साथ ही साथ हमें अपनी इच्छाओं पर भी संतुलन रखना चाहिए, हमारे अपने जो भी डिजायर्स हैं उस पे. वी शुड बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी हैव. हम लोग को ऐसा संतुष्ट रहना चाहिए कि हमारे पास जो है वही ठीक है ना. ओनली देन वी कैन वी कंट्रोल एंड कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट आवर कंडक्ट. ठीक है, तभी जाके हम अपने जो भी हमारा कंडक्ट है उससे आगे हम नहीं जा सकते हैं, जब हम ये सोच लेते हैं कि भाई जो हमारे पास है ना उतना ही हमारे पास बहुत है, वही उसी में हम खुश हैं. जब अपने आप को सोचने लगते हैं ना तो बस हो जाएगी बात आगे. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं. दिस मीन्स दैट द चीफ डेली न्यूज़पेपर विच गोज एवरीवेयर हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस. इसका मतलब ये है कि जो भी सस्ता न्यूज़पेपर है, जो भी सस्ता न्यूज़पेपर है, डेली न्यूज़पेपर जो है, जो हर जगह, ठीक है, जो हर जगह जाती है, वो क्या है? मोस्ट इन्फ्लुएंस है. मोस्ट जो है ज्यादा प्रभावित है. क्या है? प्रभावित है, वो ज्यादा प्रभावित है. ठीक है, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस किया गया है ना. जैसे एडवर्टाइजर जो होता है, एडवर्टाइजर आप जानते हो जो ऐड देता है, एडवर्टाइजर न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे ना, पन्ना में आपको अलग अलग एडवर्टाइज ऐड दिया रहता है. तो एडवर्टाइजर न्यूज़पेपर वाले को क्या देता है? पैसा देता है. और न्यूज़पेपर वाले कभी भी उसके बारे में, जो एडवर्टाइजर है उसके बारे में कभी भी बुरा नहीं लिख सकता है ना. और साथ ही साथ जो सस्ता न्यूज़पेपर होता है वही तो ज्यादा दूर तक पहुंच पाता है. और न्यूज़पेपर को पैसा कहां से मिलता है? तो एक उसको एडवर्टाइजर से पैसा मेन उसको मिलता है, बल्क अमाउंट में पैसा, है ना. तो ये अपने पास हो जाएगा. क्लियर? आगे बढ़े. चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं. इस पे these lines have been taken from How Free is the Press written by a great essayist Dorothy L. Sayers. ये जो लाइन है How Free is the Press से लिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छे निबंधकार जो हैं Dorothy L. Sayers, उनके द्वारा लिखा गया है. Here she want to says that the newspaper is very cheap but it is a great source to influence the poet. ठीक है, मतलब वो कहती हैं कि ये जो न्यूज़पेपर ना बहुत ही एक सस्ता स्रोत है. ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंस करने का लोगों को. और इट हैज स्पेशल एक्सप्रेशन
एंड ओपिनियन दैट अफेक्ट द पीपल वेल, ठीक है। और इसके पास एक अपना ओपिनियन होता है और ये क्या करता है, जैसे लोगों को अफेक्ट कर देता है, बिकॉज इट हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है इसलिए और ज्यादा ये इन्फ्लुएंस करता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेवे इज नाउ इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर, वो अपने सेवे जो है ना अपने पिक्चर में मगन हो गया। ही हैज नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस टुवर्ड हिज टीचर टुवर्ड्स द टीचर्स, ठीक है। वो जो है टीचर के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं रखता है सेवे, मतलब अपना चुपचाप पिक्चर पेंटिंग करने में लग जाता है। क्योंकि उसको गॉड जो था ना, वो जो लॉकी का उसको बहुत ज्यादा पसंद था, उसके लॉकी को तोड़ दिया जाता है उसके पापा के द्वारा, क्योंकि टीचर कंप्लेन करते हैं। फिर भी अब लॉकी को कोई बिटरनेस, कोई खट्टापन, कोई बुराई नहीं है, है ना, उस टीचर के लिए कोई उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है, तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम वेरी गुड स्टोरी, बहुत ही अच्छा कविता कहानी से यहाँ पे लिया गया है, दी आर्टिस्ट, ठीक है, दी आर्टिस्ट से लिया गया है। रिटन बाय ए ग्रेट जापानीज राइटर शिगानोया, एक ग्रेट राइटर थे शिगानोया, उसके द्वारा लिखा गया था। और हेयर यहाँ द राइटर सेज दैट सेवे इज नाउ इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर, ठीक है। अब जो है वो अपने पिक्चर में एकदम मगन हो गया। इनग्रॉस्ड का मतलब क्या होता है, मगन हो जाना, मुग्ध हो जाना, उसी चीज में लगे रहना, ठीक है। ही हैज नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस टुवर्ड दी टीचर्स, उसके पास कोई ऐसा मतलब उसके पास कोई ऐसा आशंका नहीं था, कोई उसके मन में खटापन बुराई नहीं था टीचर के लिए, है ना। ही लेफ्ट हिज हॉबी एंड ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स एंड मेकिंग लवली इमेज ऑन देम, ठीक है। मतलब अब जो है उसका जो मतलब हॉबी था ना, जो उसका हॉबी था कि वो लॉकी को कलेक्ट करता था, अब उसका लॉकी का कलेक्ट करना वो छोड़ दिया, उस पे पिक्चर बनाना वो छोड़ दिया, ठीक है। ही बिगन पेंटिंग पिक्चर्स, अब वो सीधा सी बात है पेपर पर अब पिक्चर बनाता है, ठीक है। अब वो पेपर पर पिक्चर बनाता है, ठीक है। चलो 8 हो गया, बस 10 इसका हम लोग को देखना था, 10 इंपॉर्टेंट देखना था। देखो चलो, रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया, इंडियन लाइफ in that best as well as in its broadest aspect, ठीक है। रिलीजन जो है हर जगह इंडिया में प्रोजेक्ट है, भारतीयों के लाइफ में प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका जो है अच्छा भी कारण है, बरस्ट भी है, और गुड भी, वेल भी एस्पेक्ट है, मतलब इसका बहुत ही अच्छा भी मतलब पहलू होता है और इसका बुरा भी पहलू होता है, ठीक है। These lines have been taken from India through a traveler's eyes, ये जो लाइन है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज से लिया गया है, जो कि लिखा गया है एक ग्रेट एसेसिस्ट, मतलब जो एक निबंधकार है बहुत ही महान, पर्ल एस बक जी, उनके द्वारा। सी सेज दैट रिलीजन कैन बी सीन एवरीवेयर इन इंडियन लाइफ, ठीक है। वो कहती हैं कि रिलीजन जो धर्म है वो हर जगह भारत में देखा जाता है। इट हैज बोथ एस्पेक्ट, गुड और बैड एस्पेक्ट, ठीक है। इसका दो पहलू है, ठीक है, अच्छा पहलू और बुरा पहलू। इट्स डिपेंड ऑन यूजेज एंड दैट वी ऑफ थिंकिंग, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग इसका उपयोग करते हैं और कैसे हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। सो द authoress says that it has its good aspect as well as its bad aspect, इसलिए कहते हैं कि मतलब इसका कुछ अच्छा भी मतलब निकल के आता है और इस कभी कभी खराब भी पहलू हो जाता है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं। नहीं बाबू 14 ईयर्स ही होगा बेंजी वाला, मतलब हाँ। नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे हम लोग आ जाएंगे, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, 4 नंबर फिर से आगे कंप्लीट करेंगे। क्या अपने पास इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर विच हाउएवर इंट्रोड्यूस ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिस इनटू रिलीजन दैट लास्टेड फॉर मैनी सेंचुरीज, ठीक है। मतलब ऐसा था कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो था ना, मतलब वो यहाँ पे क्या था, उससे भी ज्यादा मतलब अच्छा जो इन्वेंशन था, बहुत अच्छा आविष्कार था, वो था एग्रीकल्चर, कृषि का आविष्कार ना, उससे भी ज्यादा अच्छा था। और उसके चलते जो है ना बहुत ज्यादा ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिस हुआ गया, बहुत ज्यादा मतलब जो मतलब होता है ना अंधकार में लोग रहना, मतलब उसको बोल होते मतलब अंधविश्वास में रहना, उसको कहते हैं ब्लड थर्स्टी। तो बहुत ज्यादा धार्मिक विचार में आके और बहुत मतलब सदियों तक जो है ना वो लोग क्या करते रहे, तो अंधकार में अंधविश्वासी बने रहे। तो यहाँ पे ये अपने पास है, और चलो इसके बारे में क्या क्या ब्लड प्रैक्टिसेस किए जाते हैं वो भी आपको लिखना है और यहाँ पे अच्छे से इसका एक्सप्लेन करना है। These lines have been taken from India through a travel ideas that have helped mankind, ये जो लाइन लिया गया है ideas that have helped mankind से लिया गया है, जो कि ब्रटन रसेल जी के द्वारा लिखा गया है। Here the writer says that the invention of agriculture more important than the domestication of animal, ठीक है, कि एग्रीकल्चर का जो आविष्कार हुआ ना, कृषि का जो आविष्कार हुआ, वो
जानवरों को जो पालतू बनाया गया वो भी बहुत अच्छा आविष्कार था, वो भी बहुत अच्छा मानव जाति को मदद किया ग्रो करने में, लेकिन उससे भी ज्यादा जो मदद किया वो है एग्रीकल्चर, खेती पथारी, है ना। और लेटर एनिमल वेयर टेम्ड थ्रू मैन वी वेयर ब्लड थर्स्टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया और बाद में क्या किया, मतलब एक तरीके से जो है जानवरों को एक तरीके से टेम्प्ट किया गया, पालतू किया गया, ड्यू टू रिलीजन्स दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज लास्टेड फॉर मैनी सेंचुरीज। और बहुत सारे जो है अंधविश्वास जो चल रहे थे वो बहुत समय तक चलता रहा, बहुत सारे समय तक चलता रहा, है ना। तो ये ब्लड प्रैक्टिसेस होते रहे। अब यहाँ पे अपने पास 4 मार्क्स तो कंप्लीट हुआ। अब 4 मार्क्स जो कंप्लीट हुआ तो अब आगे यहाँ पे है, ठीक है, आगे यहाँ पे है नेक्स्ट अपने पास है, क्या है अपने पास, यह है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, एनी वन आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे भी आपको 4 मिलेगा, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा था। अब यहाँ पे आपको पोएट्री सेक्शन से अब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, क्या चीज से, पोएट्री सेक्शन से। और यहाँ पर भी आपको 4 देगा, ए बी सी और डी देगा, है ना। और इस 4 में से बोलेगा कोई एक बना लो, है ना, एक्सप्लेन एनी ऑफ द फ्लोइंग, और इसके लिए आपको मिलेगा 4 मार्क्स, एक बनाओगे 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इन्हीं 10 में से आएंगे, प्लीज रिप्लाई करिए। देखिए ये 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इसके अलावा हम आपको लगभग में 24 करवाए हुए हैं प्रोज सेक्शन से, और पोएट्री सेक्शन से 19 करवाए हुए हैं। अगर आप हमारा ये 2 वीडियो देख लोगे ना, ये 24 और 19, ये 2 मतलब मात्र कंप्लीट कर लोगे ना इतना, तो आपका सारे आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। हम 2 वीडियो एक्सप्लेनेशन का बनाए हैं, तो आप बस एक्सप्लेनेशन बाय एजुकेशन बाबा आप सर्च करिएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बाय एजुकेशन बाबा आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा बाद में, इस क्लास के बाद, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे प्रो सेक्शन का भी 10 देखें। अब चलो पोएट्री सेक्शन का देखते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्या है, बट ब्यूटी वेनिस्ड, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर इट बी, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके सामने है कि मतलब ब्यूटी जो है वो पास हो जाता है, चला जाता है, लेकिन ये रेयर है, मतलब जल्दी नहीं मिलता है, जब हम मर जाएंगे तो मतलब उसके बाद यहाँ पे जो है बोला गया है कि कौन हमको याद रखेगा, वो बेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला को। तो यहाँ पे ये इसके बारे में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया, ये लिया गया कहाँ से, एन एपिताफ से, कहाँ से, एन एपिताफ चैप्टर से, है ना, एन एपिताफ चैप्टर से लिया गया है। हम आपको ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम आपको बता रहे हैं बस 9 बजे तक हमको सारा चीज खत्म करवा देंगे, बस 1 घंटा और समय दो, 45 मिनट और हमें समय दो, और 45 मिनट में आपको पूरा इंग्लिश में आपको सारा चीज आ रहा होगा, ठीक है। चलो क्या है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिताफ कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेयर। ये जो लाइन है एन एपिताफ से लिया गया है, जो कि लिखा गया वाल्टर डिलामेयर जी के द्वारा। हियर द पोएट सेज दैट ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, कि ब्यूटी जो है परमानेंट नहीं है, ये ढल जाता है, इट वेनिस्ड और पासेस, बट इट इज रेयर इन द वेस्ट कंट्री। लेकिन ये जो है ना, ये ढल जाता है, ये खत्म हो जाता है, ये पास हो जाता है, लेकिन ये क्या है, दुर्लभ है, रेयर है वेस्ट कंट्री में, ठीक है। ही रिपेंट दैट, वो पछताते हैं, रिपेंट का मतलब पछताना, ठीक है, पछताते हैं, दैट नोबडी विल रिमेंबर हर आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, कि उस सुंदर महिला को, वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला को कोई नहीं याद रखेगा जब इनकी मृत्यु हो जाएगी। कवि को अपना टेंशन नहीं है, वो जो महिला थी बहुत सुंदर महिला थी, वो तो मर गई, तो उसका याद कौन रखेगा अगर कभी भी मर जाते हैं तब, इनको इसका टेंशन था, है ना। इसलिए ये मेलनकॉलिक यहाँ पे ये अपने पास मतलब ये कविता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यहाँ पे देखते हैं, दूसरा यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज दूसरा यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला ही हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है जब हम यहाँ पे आपके साथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलिए बढ़ते हैं, दूसरा नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हेयर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी, आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर इन द वेस्ट कंट्री। फिर से सेम वही से यहाँ पे लिया गया है कि मतलब बहुत ही हल्की फुल्की पैरों से वो चलती थी, है ना, कूद के इधर उधर जाती रहती थी, है ना, और बहुत ही वो क्या थी, सुंदर एक महिला थी, है ना, मतलब जो यहाँ पे लेटी हुई है, मतलब एक तरीके से वो कब्र में लेटी हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिताफ, ये जो लाइन है एन एपिताफ से लिया गया है, कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट वाल्टर डिलामेयर, वाल्टर डिलामेयर जी के द्वारा लिखा गया है। Here the poet express his sad feeling, यहाँ पे कवि अपना जो उदास जो फीलिंग्स है ना, भावनाएं हैं, उसको व्यक्त करते हैं
ही बीप्स, वो रोते हैं बिटरली, थोड़ा थोड़ा वो सिसक सिसक के रोते भी हैं, एट द ग्रेव एंड सेज दैट ए ब्यूटीफुल लेडी इज लाइंग इन द ग्रेव, सिसक सिसक के थोड़ा थोड़ा वो रोते भी हैं, और एक तरीके से वो क्या करते हैं, वो मतलब ये करते हैं कि भाई मतलब यहाँ पे सबसे सुंदर महिला लेटी हुई है इस कब्र में। सी यूज्ड टू मूव at that place, but she spent her last moment there itself. She is no more now, अब वो नहीं रही। The poet thinks that she was the most beautiful lady that ever was born in West Country. कवि सोचते हैं वही एक सुंदर महिला थी जो कि इससे सुंदर और महिला वेस्ट कंट्री में अभी तक कोई नहीं था, ठीक है, कोई नहीं थी। he is really very sad and thinks for the lady whom he loves very much, ठीक है, वो सच में बहुत ज्यादा मतलब सैड है, बहुत ज्यादा दुखी हैं, जिस महिला से वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो महिला मर चुकी है, जा चुकी है, और उस महिला को कौन याद रखेगा, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया सेकंड नंबर। और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। क्या पीडीएफ करते रहते हो, पढ़ लोगे यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे तो इसके बाद अब उसके बाद समय है कि पीडीएफ से पढ़ोगे। यहाँ पे समझना भी तो जरूरी है, एक शब्द आएगा कि उस शब्द का मतलब नहीं पता चलेगा तो उसमें पीडीएफ लेके ही क्या करोगे। यहाँ पे बस आपको मेन हम आपको करवाते चल रहे हैं, तो मेन आप अगर नहीं देख सकते हो तो फिर क्या देखोगे, है ना। तो एकदम लगे रहो, बस एकदम करते रहो सारे चीजों को। तीसरा नंबर है यहाँ पे, ही ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंकन, ठीक है, वह जो है ड्रिंक बहुत कर चुका था, पी बहुत लिया था, और ऐसे अपना सर उठाता है, ऐसे मतलब मदहोशी में सर अपना उठाता है, जैसा लगता है कि वो कोई नशा में है, एकदम दारू वगैरह पी के, शराब वगैरह पी के आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके बारे में है, ये सांप के बारे में, स्नेक के बारे में बोला गया है कि सांप जो सर ऐसे उठाता है जैसे लगता है कि वो पिया हुआ है ना। These lines have been taken from the poem Snake, which has been composed by D.S. Lawrence. ये जो लाइन है स्नेक चैप्टर से लिया गया है, जो कि D.S. लॉरेंस जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और here the poet says that the snake drank enough water and it lifted its head after getting satisfaction as one who has drunken, ठीक है। मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो सांप जो है बहुत सारा पानी पी लिया था और अपना सर ऐसे मतलब एकदम संतुष्टि के साथ ऐसे उठाता है जैसे वो शराब पी के संतुष्ट हो चुका है ना। चलो, तो यहाँ पे ये अपने पास हो गया। उसके बाद चौथा नंबर पे हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर जो अपने पास एक्सप्लेनेशन है वो उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ही करवा रहे हैं, ठीक है। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम द ड्रिंकिंग एज कैटल डू एंड लुक्ड एट मी वैगुली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, मतलब वो अपना पानी पी के सर ऐसे उठाता है जैसे कि मवेशी लोग नहीं उठाते हैं, कैटल लोग, मवेशी लोग उठाते हैं जैसे अपना सर, वैसे उठाता है, और मुझे धुंधले नजर से देखता है, धुंधले तरीके से उसको देखता है, ठीक है। एंड ड्रिंक कैटल डू एज ड्रिंकिंग कैटल डू, ठीक है, मतलब जैसे कैटल वगैरह पीता है उसी तरीके से देखता है, उस तरीके से। These lines have been taken from poem The Snake, स्नेक से लिया गया है, composed by D.S. लॉरेंस। और here the poet says that the snake, यहीं से बस स्टार्ट के, the snake lifted his head from his drinking as cattle do, he looked at me vaguely as drink cattle do। बस पूरा क्वेश्चन उतार दिए यहाँ से, है ना, पूरा क्वेश्चन उतार दिए, यहाँ से क्वेश्चन उतार दिए, यहाँ से क्वेश्चन उतार दिए, और यहाँ पे आप आगे लिखे, बट आफ्टर सम टाइम ही बिगेन टू ड्रिंक वाटर, बस कुछ समय बाद फिर क्या करता है, वो पानी पीने लगता है। द पोइट एंजॉयड हिज एक्टिविटीज एंड डिस्क्राइब इन सच वे, ठीक है, कभी उस पल को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और इस तरीके से कभी जो है लिखते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है। चलो अभी आगे और देखते हैं। ठीक है, अभी आगे और हम लोग देखते हैं। 4 नंबर के बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर पे यहाँ पे, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ये जो कहां से लिया गया, सबसे पहले तो ये लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंपोज बाय वॉल्टर विथमैन, ठीक है। ये जो लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, जो कि वॉल्टर विथमैन जी के द्वारा लिखा गया है। हियर द पोएट सिंग्स ए सॉन्ग अबाउट लाइफ, यहाँ पे कवि जीवन के बारे में गीत गाते हैं। ही सेज दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड अदर पर्सन, यहाँ पे वो कहते हैं उनमें और अदर पर्सन में कोई अंतर नहीं है। ही हैज the same atom of blood
फीलिंग्स एंड एवरीथिंग एज अदर हैव। वो कहते हैं कि मेरे अंदर वही खून है, वही जज्बा है, वही फीलिंग्स है जो कि और दूसरों में भी है ना। सो ही गिव्स मैसेज थ्रू दीज लाइन्स दैट ऑल आर सेम एंड ही केम एज ऑल केम। वो कहते हैं कि जैसे सब आए हैं वैसे ही ये भी आए हैं, कभी भी आए हैं इस दुनिया में। सो पर्सन शुड नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, इसलिए एक दूसरे से लोग झगड़े नहीं, लड़े नहीं, ठीक है। लाइफ इज ब्यूटीफुल थिंग्स एंड एवरीबॉडी शुड बिलीव इन गुडनेस, ठीक है। लाइफ जो है बहुत ही सुंदर चीज है और सभी को अच्छाई में भरोसा रखना चाहिए, है ना। ये यहाँ पे बताया गया है। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है मैकाविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी फॉर ही फिंड इन फीलाइन, ठीक है। वो जो है एक बहुत ही बड़ा जल्लाद है, एक तरीके से बहुत बड़ा वो क्या है, शैतान है बिल्ली के रूप में। फीलाइन का मतलब क्या होता है, बिल्ली के रूप में बहुत ज्यादा वो क्या है, मतलब शैतान, मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो बहुत ज्यादा वो बदमाश शैतान बिल्ली है। These lines have been taken from Macavity, The Mystic Cat, composed by T.S. Eliot। T.S. Eliot जी के द्वारा कंपोज किया गया। Here the poet says that Macavity is a mystic cat। Macavity जो है एक मिस्टिक कैट है। There is no any other cat like Macavity। जैसा कोई भी और कैट नहीं है, बिल्ली नहीं है जो कि Macavity की तरह हो, है ना। He is find and feline, find and feline in shape, ठीक है। वो जो है ऐसा मतलब ऐसा जाना जाता है, वो जो है एक बिल्ली के से में एक मतलब बहुत बड़ा शैतान छुपा हुआ है ना, राक्षस है। ही इज नोन फॉर हिज इविल वर्क्स। वो अपने जो मतलब इविल वर्क जो वो अपने जो है ना दुष्ट कर्म वो करता है ना, उसके कारण वो जाना जाता है ना। ही इज कॉल्ड ए मास्टर क्रिमिनल एंड ही इज ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, ठीक है। वो बहुत ज्यादा मतलब मॉन्स्टर है डेप्रेविटी का, एकदम ना बोलो तो मतलब सबको परेशान किए रहता है। ही कमिट्स क्राइम आफ्टर द क्राइम बट ही नेवर फाउंड देयर आफ्टर द क्राइम। वो हर हमेशा क्राइम पे क्राइम करते रहता है, लेकिन वो क्राइम के सीन पर कभी नहीं मिलता है। जब भी उसको स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस देखते हैं, कभी नहीं मिलता है। I lived in such a house and was proud and loved, I who have lost my way and beg now at a stranger's door to receive love। तो ये यहाँ पे जो लाइन है ये लिया गया है माय ग्रैंड मदर्स हाउस से, जो कि कंपोज किया गया है कमला दास कवित्री जी के द्वारा, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। Here she want to say that nobody can believe that she used to live in such a house। कोई भरोसा नहीं करता कि हम वैसे घर में रहे हुए होंगे। But she was proud of it because she received much love and affection from her grandmothers there, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, हम बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि हम उस घर में रहे जहाँ पे हमको दादी से बहुत ज्यादा प्यार मिला था। Though she has lost her way, she remembers each and everything। वो हर हमेशा हर चीजों को याद करती हैं, ठीक है, छोटा छोटा चीज को वो याद करती हैं। और she says that she can't get such love at a stranger's door। वो कहते हैं कि ऐसा प्यार जो दादी से हमको मिला था वो कहीं और नहीं मिला था। जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। बोल रहे हैं भैया स्क्रीन मतलब आप जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ाए सर, ऑब्जेक्टिव पढ़ाइए, है ना। ऑब्जेक्टिव कितना करोगे बाबू, कितना करोगे? 50 नंबर का सब्जेक्टिव भी होता है। देखो हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए जो है ना सच बताते हैं ऑब्जेक्टिव करवाना बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा ही आसान होता है, ठीक है। समय बचेगा तो लास्ट में वो भी करवा देंगे ऑब्जेक्टिव। अभी इस क्लास के शुरू में भी और करवाए हैं ऑब्जेक्टिव ना, और ऑब्जेक्टिव करवाना बहुत आसान होता है, लेकिन सब्जेक्टिव करवाना मुश्किल होता है। लेकिन सब्जेक्टिव भी फिर भी करवाएंगे ताकि मतलब सब्जेक्टिव आपको 50 में 50 इधर से आए, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव उधर से आए, है ना। तो 50 ऑब्जेक्टिव का तैयारी तो इतना करवाए हुए हैं हम, है ना। ऐसे ही सब्जेक्टिव का भी आगे अभी आपको बता देते हैं ताकि दोनों का आपका मिक्सर 50-50 दोनों तरफ से आए, है ना, तभी तो 100 बनेगा। क्लियर? तो अभी ऐसे लिखना आपको मतलब अभी आपको जो एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना वो आपको सिखाना भी बाकी है, वो अभी चलो आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं। ओ हाउ फेबल इज मेंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। तो यहाँ पे जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसका पढ़ लीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं, चूंकि आप लोग ये चीज पढ़ना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे है द फायर एट टाइम फॉरगेट्स सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो यहाँ पे अगर इसमें से भी 1-2 लाइन रह सकता है या फिर ये रह सकता है, ठीक है। फायर हिम से यहाँ पे ये है, तो आपको कैसे लिखना है देखो। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर हिम which was composed by के.के. अंदारोवाला। ये जो लाइन है फायर हिम चैप्टर से लिया गया, के.के. अंदारोवाला जिससे लिखा गया है,
द पोइट हियर सेज दैट फायर इज समथिंग फॉरगेट्स इट्स डीड बिकॉज इट्स लीव सम हाफ बर्न्ड पार्ट ऑफ द डेड बॉडी। ठीक है, कभी कभी जो है ना आग, यहाँ पे कभी कहते हैं कभी कभी आग अपना मूल उद्देश्य भूल जाता है, मूल सिद्धांत भूल जाता है और लोगों के कुछ शरीर के पार्ट को, टुकड़ों को छोड़ देता है जब वो जलाता है टुकड़े को, है ना, जब शरीर जब जलता है तो उसमें कुछ भाग को छोड़ देता है। ही इज पारसी सो ही शुड नॉट सेंड हिज फर्स्ट he should not consign his firstborn child to the flame, but he did it against his religion। वो कहते हैं कि वो पारसी थे और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आग के हवाले अपने पहले बच्चे को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो किए, मजबूरी में किए, है ना। so he swears to save fire from the scene of forgetfulness। वो मतलब एक तरीके से शपथ लेते हैं, एक तरीके से मतलब निर्णय लेते हैं कि भाई अब जो है किसी को भी आग के हवाले नहीं होने देंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे है वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस टू द ग्रे अस डेट स्वेलोज। यहाँ पे ये सब जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस करिए इसको। वी सॉ, हमने देखा कि वहां पे रेड एम्बर्स जो है वो बहुत ज्यादा मतलब क्या था, आग जो था वो क्रूअल तरीके से क्रूर तरीके से क्या कर रहा था वो मतलब चीजों को तुरंत राख में बदलते हुए जा रहा था। क्या कर रहा था, राख में बदलते हुए जा रहा था। ठीक है, ये लाइन जो है फायर हिम चैप्टर से लिया गया, के अंदारवाला जी के द्वारा लिखा गया। द पोइट सेज दैट क्रुएल्टी ऑफ रेडनेस ऑफ द फायर सेलोज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द डेड बॉडी। ठीक है, एक बार इसको जल्दी से इसको देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या है, वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस टू द ग्रे अस, मतलब वही सारा चीज है। और कि मतलब इन्होंने बहुत ही क्रूरता से ये देखे कि आग जो है तुरंत हर चीजों को राख में बदलते हुए चला जाता था। और फायर चेंजेस देम इनटू ग्रे अस बट समटाइम स्लीव सम हाफ बर्न्ट आल्सो, हाफ पार्ट आल्सो। कभी कभी ये क्या करता था, आधा आधा कुछ जो पार्ट छोड़ देता था। इट इज इमूवेबल बिलीफ्स। ठीक है, इमोरल हाँ, तो यहाँ पे क्या है, वो जो है इमोरल बिहेवियर है, वो क्या है, अनैतिक बिहेवियर है। ठीक है, व्यवहार है आग का, तो ये बताते हैं। दो इंपॉर्टेंट और भी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक और आपको स्क्रीनशॉट दिलवाएंगे, उस दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उस दोनों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके पास ऐसा लग रहा है कि आपके पास समय नहीं है, आप लोग जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो हम आपको दो चीज और स्क्रीनशॉट दिलवा देते हैं। एक और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ताकि हम आगे और सारी चीजों को पूरे अच्छे से, अभी ग्रामर को मतलब इंग्लिश को कंप्लीट कर सके, इसलिए आगे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सब इंपॉर्टेंट है। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अवेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो ये अपने पास क्या है, ये है अपने पास, यहां पे आपको दो दिया रहेगा। ठीक है, दो, एक एप्लीकेशन और एक लेटर दिया रहेगा, दो दिया रहेगा, उसमें से कोई आपको एक बनाना है, एनी वन, कोई भी आपको एक बनाना है। और इसके लिए आपको कितना मिलेगा, इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेगा, कम नहीं है, 5 मार्क्स है। लेटर या एप्लीकेशन, हम तो बोलेंगे आपको एप्लीकेशन बनाओ, एप्लीकेशन जल्दी लिख लोगे, है ना, तो एप्लीकेशन बनाओ। हम आपको यहाँ पे दोनों सिखाएंगे। ठीक है, जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा, इसलिए एकदम लगातार यहाँ पे करते चलो, देखते चलो। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे अब हम आपको दोनों लिखना सिखाते हैं अच्छे से, सारा चीज आज आपको, सारा मंत्र सब कुछ आपको आज सिखा देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, चलो इसको आप शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन, आ जाओ। ठीक है, तो सब लोग लाइक वगैरह कर लीजिए, शेयर वगैरह कर लीजिए और सारे बच्चों को जोड़ लीजिए, एप्लीकेशन सिखा रहे हैं, है ना। तैयार हो, ऑलरेडी तैयार हो? यस सर, यस भैया, ओके। चलो पहला यहाँ पे अपने पास एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन, वेरी फर्स्ट, आ जाओ। पहला यहाँ पे क्या है, पहला यहाँ पे बोला गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट इन योर स्कूल। ठीक है, अपने स्कूल में स्कूल के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे, जिसमें आप बताइए कि उन्हें आप उनसे परमिशन मांग रहे हैं कि स्कूल में एक क्या करे, एक कल्चरल इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करे, मतलब एक कल्चरल इवेंट को मतलब ऑर्गेनाइज करे, बनाए, कल्चरल एक इवेंट बनाए। ठीक है, इसके लिए आप परमिशन मांग रहे हैं, किससे,
अपने प्रिंसिपल से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करोगे, टू द प्रिंसिपल, और जो स्कूल का है उस स्कूल का नाम, मतलब यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख देना, जो भी स्कूल से आप है ना उस स्कूल से आप नाम लिख देना। रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे आदर्श के साथ, आई बेग टू स्टेट दैट आई विथ ऑल द स्टूडेंट, अब जो भी मैटर है उस मैटर के बारे में आपको अच्छे से लिख देना है, ठीक है। बस यहाँ पे 3-4 लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, बस टू द पॉइंट लिखोगे, पूरा मार्क्स मिलेगा। अब आपको यहाँ पे जो कंटेंट है उसके बारे में लिख दिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पे इतना तक लिख दें, इतना तक तो बिल्कुल लिखना है, रिस्पेक्टेड सर। क्लियर, चलो, तो यहाँ पे ये सब चीज हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। एक और चीज हम आपको एक और चीज बोलेंगे, इसके बीच में आप अगर सब्जेक्ट लिख देंगे ना, इसके बीच में अगर आप सब्जेक्ट लिख देंगे तो वो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इसके बीच में आप सब्जेक्ट लिख देना, ठीक है। इसके बीच में प्लीज आप सब्जेक्ट लिख देना, ठीक है। इसके बीच में सब्जेक्ट लिख देना और तब यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर स्टार्ट करना। रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई बेग टू स्टेट दैट आई विथ ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल want to organize a cultural event in the field of this school at 3 p.m. onward on 20 January 2023. Therefore I request, यहाँ पे आप डेट सही से लिखना, ठीक है। I request you to give permission to organize दिस कल्चरल इवेंट, मतलब यहाँ पे सीधा सी बात है, जो कंटेंट है उस कंटेंट को आप अपने तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज हो सकता है, लेकिन आपको लिखना ऐसे ही है, टू द प्रिंसिपल, जो स्कूल का नाम है, सब्जेक्ट, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर और ये कंटेंट, और लास्ट में आपको ये लिखना ही लिखना है, ये आपको लास्ट में ये लिखना ही लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में आपको लिख देना है क्या चीज, आई होप दैट यू विल बी काइंड इनफ टू अलाउ दिस सच एन इवेंट। अब यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट विल ऑब्लिग टू यू फॉर दिस, आप इसके लिए सारे विद्यार्थी आभारी रहेंगे, आपके आभारी, आपके ऑब्लिडियंट, आपके आज्ञाकारी स्टूडेंट, छात्र। और नेम मिक्का सिंह, और कुछ भी हो, हनी सिंह हो, हनी सिंह आपका नाम हो, मिक्का सिंह हो, कुछ भी हो लिख देना, क्लास लिख देना, रोल नंबर लिख देना, डेट लिख देना, ठीक है। जिस दिन एग्जाम में लिख रहे होगे वो डेट आप यहाँ पे लिख देना। क्लियर, चलो अब यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन हम लिखना सिखाए, अब चलो दूसरा एक एप्लीकेशन और लिखना सिखाते हैं, ठीक है। एक दो एप्लीकेशन देख लो, क्योंकि एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में श्योरली आएगा। जो चीज हम श्योर हैं कि 5 मार्क्स यहाँ से आ सकता है, तो 5 मार्क्स के लिए 10 मिनट क्यों नहीं दे सकते हैं, है ना। चलो, राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर के पास एक लेटर लिखे, पत्र लिखे प्रिंसिपल के पास, इन अबाउट 100 वर्ड, आस्किंग हिम फॉर परमिशन टू यूज द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल टाइम, ठीक है। मतलब यहाँ पे है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे लगभग 100 शब्दों में, और जिसमें आप उन्हें परमिशन मांगे कि वो लाइब्रेरी के आप बुक्स को अच्छे से पढ़ सके स्कूल टाइम के बाद, ठीक है। तो ऐसे स्टार्ट करो, टू द हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल पटना सेंट्रल स्कूल, जो भी आप स्कूल से हैं वो लिख देना, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, ठीक है, सब्जेक्ट लिख देना कि परमिशन टू यूज लाइब्रेरी, ठीक है, आफ्टर स्कूल टाइम, ठीक है। परमिशन टू यूज लाइब्रेरी यहाँ पे लिख देना, ठीक है। क्या चीज लिख दोगे, परमिशन टू यूज लाइब्रेरी, ठीक है, यूज लाइब्रेरी, ये ऐसे करके आप यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे सर या रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट, ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12C एंड दिस इन दिस स्कूल, सर माई फादर अर्न्स ए लिटिल मनी सो ही इज नॉट एबल टू गिव मी मनी फॉर बुक्स। डियर सर, हम आपको बोलना चाहते हैं कि मैं आपके क्लास 12 के सेक्शन सी में छात्र हूं, आपके स्कूल में पढ़ता हूं, और मेरे फादर बहुत ज्यादा पैसा इतना नहीं कमाते हैं कि हम बुक्स को खरीद सके, बुक्स को देख सके, है ना। सम टाइम इट टेक हेल्प फ्रॉम सम क्लासमेट्स फॉर सम डेज, but I feel that a library room is the palace where I can fulfill all my purpose। कभी कभी क्या होता है कि मैं अपने दोस्तों की मदद लेता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी एक ऐसा जगह है जहां पे मेरा हर जरूरत पूरा हो सकता है। Therefore, इसलिए I request you to give me permission to the use of the library आफ्टर स्कूल टाइम। इसलिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि आप हमें लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने दें अपने स्कूल समय के बाद, है ना। आई होप दैट यू विल बी, यहाँ पे ये तो लास्ट लिखना है, ये तो कंटेंट था, जो भी क्वेश्चन में बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे थोड़े से बढ़ा चढ़ा के लिख देना, ठीक है। आई होप दैट यू विल श्योर डू सो फॉर माई ब्राइट फ्यूचर, आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल टू योर फॉर एवर, ठीक है। और मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमारे भविष्य के
लिए आप जरूर से ये डिसीजन लेंगे और इसके लिए मैं आपके सदाव्यारी रहूंगा। योर ओबीडियंट मतलब आपका आज्ञाकारी। जो भी नाम होगा, आपका नाम सोनाक्षी सिन्हा होगा, चाहे श्रद्धा कपूर होगा, जो भी होगा आप लिख देना और यहाँ पे रोल नंबर डालना और डेट लिख देना। ठीक है, डेट आप चाहोगे तो इसके नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, जहां पे मन है। ठीक है, तो ये आपके सामने हो जाएगा। क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास हो गया, ये अपने पास क्लियर, ये अपने पास एप्लीकेशन। अब उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, एक पत्र लिखना सिखला देते हैं। ठीक है, आपका मन होगा कि पत्र ही लिखना है तो पत्र अब लिखना आपको सिखलाते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है कि 2 पत्र ही दे देगा, उस समय क्या करोगे? ठीक है, तो इसलिए पत्र भी थोड़ा सा आइडिया ले लो। अपने पास क्या है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम फॉर हिम टू विजिट योर विलेज इन दी विंटर वेकेशन। अपने फ्रेंड के पास एक पत्र आपको लिखना है, उसको बोलना है कि मतलब मेरे गांव आओ भाई, मेरे दोस्त गांव आओ और मेरा गांव विंटर वेकेशन में घूमो थोड़ा सा, है ना, विंटर वेकेशन में मेरा गांव थोड़ा सा घूमो, है ना। तो ये यहाँ पे बोलना है। तो यहाँ पे जो है ना, ये इस साइड तो पहले आप अपना जगह का नाम, मतलब आप अपना एड्रेस लिख दोगे, उसके बाद डेट यहाँ पे लिख दोगे, है ना, जगह का नाम आप यहाँ से पत्र लिख रहे हो वो, उसके बाद यहाँ पे डेट। ठीक है, जो डेट पे आप लिख रहे हो, तो मेक श्योर आप अपना घर का पता यहाँ पे लिखना और जिस दिन आप एग्जाम दे रहे होगे उस दिन वो डेट आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, और उसके बाद डियर रामू, जो भी आपका दोस्त का नाम है, आपका दोस्त का नाम आपका हनी सिंह है तो आप हनी सिंह लिख दो, आपका दोस्त का नाम रामू है तो रामू लिख दो। ठीक है, आई एम फाइन। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्त को लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, तो आपको थोड़ा सा कहानी के रूप में बताना है कि भाई दोस्त मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत खुशी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई विंटर वेकेशन जो है ना, छुट्टी मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब कंटेंट यहाँ पे लिखते गए। ठीक है, ये सब कंटेंट यहाँ पे लिखते गए। दोस्त तुम भी आओ ना मेरे गांव में घूमना, साथ घूमेंगे, अच्छा लगेगा। अपने मतलब साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा मतलब उसके माँ पिताजी के बारे में बोल लेंगे कि मतलब माँ मतलब मेरे आंटी जी को बोलना, प्रणाम बोलना, नमस्ते बोलना, है ना, ये सब चीज बोलना। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे लिख दिए। जैसे यहाँ पे लिखे आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल आल्सो फाइन देयर। मैं यहाँ ठीक हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी वहां ठीक होगे। एज वी नो दैट आवर एग्जामिनेशन इज ओवर एंड वी मस्ट एंजॉय फॉर सम टाइम्स। जैसे कि पता है कि हम लोग का एग्जाम ओवर हो चुका है और हम लोग को जरूर मतलब थोड़ा बहुत एंजॉय लेना चाहिए जिंदगी का। आई प्लान दैट टू विजिट यू to come to my village and spend some days with me in winter vacation। ठीक है, कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे गांव और मेरे साथ कुछ मतलब पल गुजारो विंटर वेकेशन में। फ्रेंड यू नो, दोस्त तुम जानते हो कि that all the members of my family will be very happy to see you here। ठीक है, दोस्त तुम जानते हो कि मेरा पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश होगा तुमको यहाँ देखकर। he will enjoy natural beauty, we will enjoy natural beauty, have fun and do many types of activities also। हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा फन करेंगे, बहुत ज्यादा नेचुरल ब्यूटी को देखेंगे। साथ ही साथ I hope that you will sure accept my invitation to the invitation for coming and spending that winter vacation in screenshot। मतलब इसका हम PDF, ये वाला चीज का हम PDF दे देंगे। ठीक है, कब देंगे, कहाँ पे देंगे, लास्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिख दी। उसके बाद कन्वे माई रिगार्ड्स टू द ऑल द एल्डर्स एंड लव टू ऑल द यंगर्स। ये लाइन आप याद रख लीजिए, ये लाइन आप याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, ये हर आपको लेटर में लिखना पड़ेगा, हर लेटर हर एप्लीकेशन में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे लास्ट में आपको बस यहाँ पे ये लिख देना योर लविंग, और अपना नाम लिख देना आदित्य झा, या फिर आपका नाम हनी सिंह, मिक्का सिंह, या आपका नाम जो भी हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जैसे लेटर लिखना के लिए बोला गया अपने दोस्त को, यानी इनफॉर्मल दोस्त को, पिताजी को, जैसे भी किसी को भी लिखना है, दोस्त यार में आपस में लिखना है तो ऐसे ही। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लिख दिए अपना एड्रेस, डेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डियर, और जो भी आपके हैं डियर, रिस्पेक्टेड, जो भी हैं, एल्डर ब्रदर, जो भी आपका हो, तो वो उसका नाम, और उसके बाद वो मेन आपका कंटेंट यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मतलब सीधा सी बात है, एक जो है कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल द एल्डर्स एंड लव टू ऑल द यंगर्स, ये आप लाइन ऐड कर दिए। और उसके बाद अपना योर लविंग, योर यो जो भी हो वो आप लिख देना, जिसके बारे में, जिसके लिए आप लिख रहे होगे वो चीज आप लिख देना, और आदित्य झा अपना नाम। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे देखो अपने मदर के पास आपको एक पत्र लिखना है कि इंक्वायरिंग अबाउट हर हेल्थ, कि आपके माता पिता जी का क्या हालचाल है, आप दूर हो उससे। तो सबसे पहले यहाँ पे जगह का नाम, उसके बाद डेट, उसके बाद रेस्पेक्टेड मदर की मतलब
आदरणीय माँ जी, और मतलब यहाँ पे पूछे उनका हाल चाल जी कि कैसा है, क्या स्वस्थ हो, सब कुछ ठीक है ना, तुम ठीक रहोगे तो हम भी ठीक रहेंगे, ये सब बात किए। और योर लविंग सिंह हनी सिंह, ठीक है, योर लविंग सन हनी सिंह, ठीक है, जो भी आपका नाम होगा वो नाम अपना लिख देना, हो जाएगा क्लियर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ मतलब अपने पास ये जो है लिख सकते हो। अब देखो, अगर आपको एक लेटर लिखना है फ्रेंड को डिस्क्राइबिंग अबाउट विजिटिंग योर राजगीर, तो आपको यहाँ पे कंटेंट और इस साइड जो है यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे अपना क्या लिखोगे, याद है, आपका एड्रेस और डेट, और फिर उसके बाद कंटेंट, और लास्ट में कन्वे माय रिगार्ड्स टू ऑल द एल्डर्स एंड लव टू ऑल द यंगर्स, और लास्ट में योर ट्रू फ्रेंड आलिया भट्ट, या फिर जो भी भट्ट हो, ठीक है। हनी सिंह लिखोगे तो मार लगेगा तुमको, ठीक है, हम तुमको समझाने के लिए लिखे हैं। चलो अभी यहाँ पे पहले के पहले इसको अच्छे से समझ में आ गया सबको, सब आराम से बना लोगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो फादर के पास लिखना था, और फादर के पास भी सेम वही चीज, ठीक है, फादर के पास लिखना था और वही सारा चीज, ठीक है। तो हम लोग देखो कितने अच्छे से ये भी कंप्लीट किए हैं। अब चलो कुछ और पार्ट भी है इसमें बाकी, उसको भी कंप्लीट करते हैं, कुछ और पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग के पास यहाँ पे ये वाला खत्म हो गया, ये वाला मतलब 4 नंबर जो क्वेश्चन था, यानी 5 नंबर हमको यहां से आ गया, ठीक है। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में आइए। और यहाँ पे क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, ठीक है, इसमें से आपको 5 बनाना है, 10 दिया रहेगा उसमें से 5 आपको बनाना है, और क्वेश्चन आंसर है प्रॉपरली, जो कि क्वेश्चन आंसर हम बार बार करवाए हुए हैं आपके साथ। लेकिन जो लोग को अगर देखना है, जो लोग को अगर ये देखना है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। चलो 1-2 क्वेश्चन पहले हम आपको करवाते हैं, उसके बाद और आगे चीजों को पहले बात करेंगे, ठीक है। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद और सारे चीजों पे बात करते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या है अपने पास है कि व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस बेंजी पेरेंट्स टू इंश्योर हिज मेंटल ग्रोथ, मतलब डॉक्टर ने बेंजी के पेरेंट्स को क्या एडवाइस दिया कि उसके मेंटल ग्रोथ कैसा होगा, कि when Benji's parents felt that he is not quite like others, they took him to a doctor। जब बेंजी के पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जो है ना बेंजी वैसा नहीं है जैसे सारे बच्चे होते हैं, तब जाके वो डॉक्टर के पास बेंजी को ले जाते हैं। द डॉक्टर convinces them that the boy need some interest to strengthen his mind, to help a great deal to feed his sense of responsibility, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर यहाँ पे एक तरीके से कन्विंस करते हैं उसके पेरेंट्स को, ठीक है, उसके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि क्या कन्विंस करते हैं कि जो है ना मतलब ये जो बेंजी को चाहिए ऐसा कुछ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, इसके लिए जो है मतलब उसे कन्विंस करते हैं कि मतलब तुम लोग थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ इसको काम में लगाओ कि इसका दिमाग सही से संतुलन में आए, ठीक है। फाइनली अंततः द डॉक्टर एडवाइस दैट यू आर द पीपुल ऑन द लैंड, कि तुम लोग जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हो, गरीब लोग हो, सो लेट हिम कीप हेंस, इसलिए बोलो उसको कि वो मुर्गियां बेचे, ठीक है, मुर्गियां रखे और अंडे बेचे, है ना, ये डॉक्टर एडवाइस देते हैं। स्क्रेच द कैरेक्टर ऑफ बेंजी, ठीक है, बेंजी के कैरेक्टर को आपको बताना है कि बेंजी कैसा है ना, बेंजी कैसा है ये आपको बताना है, क्लियर। तो ये अब आपको बतानी है, तो इसके बारे में चलो आगे देखते हैं, क्लियर। चलो तो बेंजी का स्वभाव कैसा है, देखो बेंजी इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द स्टोरी द अर्थ, बेंजी जो है एक मुख्य किरदार में है द स्टोरी में। ही हैड लार्ज लूज लिम्स, थिक सॉफ्ट हेयर इन हिज फेस, मतलब वो एक तरीके से बेंजी जो है ना क्या है, बेंजी का कैरेक्टर आपको लिखना है, तो बेंजी जो है ना मतलब उसका लूज लिम्स है, सारा चीज मसल्स वगैरह ढीला है, और साथ ही साथ हेयर्स भी है उसके फेस पे, बाल वगैरह है। इन द फर्स्ट ग्लेंस he seemed to a simple hearted as well as simple minded, पहली नजर में अगर उसे देखे तो बहुत ही साधारण दिल का और दिमाग का लगता है। he has blue eyes but there was cunningness behind his innocent, उसके पास ब्लू आंखें हैं, मतलब नीले आंख है, साथ ही साथ उस नीले आंख के पीछे उसकी धूर्तता छिपी हुई है, ठीक है। his selfishness, जो यहाँ पे उसके सेल्फिशनेस है ना, जो उसकी खुददारी है, जो वो खुद के बारे में सोचता है, और कनिंगनेस उसका जो है, ठीक है, came to light as he grow older, ठीक है, grow older, ठीक है, मतलब जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसका जो है ना धूर्तपना, उसका जो है स्वार्थी बनना वो नजर आने लगता है। बेंजीज ओनली इंटरेस्ट वाज इन हिज हैंड्स, बेंजी का सिर्फ इंटरेस्ट किस में था, हैंड्स पे था, मुर्गियों में था, क्योंकि वो मुर्गियों का व्यापार करने लगा था। ही न्यू एवरीथिंग अबाउट हिज बिजनेस, ठीक है, वो अपने बिजनेस के बारे में हर चीज जानता था। ही बिकेम ए स्क्रूड बिजनेसमैन, वो एक मतलब बहुत ही एक तरीके से चालाक बिजनेसमैन बन चुका था। ही हैड नो इमोशन, अफेक्शन और काइंडनेस, उसके पास कोई
इमोशन, कोई भी इमोशन, अफेक्शन कुछ भी नहीं था किसी से भी, है ना, ना ही दयालुपन था। फॉर हिम एवरीथिंग वाज हिज बिजनेस, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से उसका सब कुछ था। ही मैरिड टू हिज मेड फ्लोरेंस ओनली बिकॉज ही फेल्ट शी कुड हेल्प इन हिज बिजनेस, ठीक है। वो फ्लोरेंस से भी शादी इसलिए करता है कि ऐसा लगता है कि उसको फ्लोरेंस सारा चीज उसके बिजनेस का संभाल देगी, हेंस को देख लेगी। ही इवन थ्रो आउट हिज पेरेंट आउट ऑफ हिज होम, और साथ ही साथ वो क्या करता है, इवन अपने माँ पिताजी को भी घर से बाहर निकाल देता है, धकेल देता है, क्योंकि मतलब नहीं बन रहा था उसको, ऐसा इतना वो धूर्त था। तो ऐसा यहाँ पे इसका स्वभाव था, ऐसा यहाँ पे उसका कैरेक्टर था, तो वो स्केच आपको यहाँ पे अच्छे से कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों अगर चाहोगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ा दे रहे हैं, ये सब आप देख लेना। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 कंट्रीज का नाम लिखना है जो वहां पे इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से देश हैं? द 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकंड लैंग्वेज आर इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड नाइजीरिया, ठीक है। ये 4 देश है। अगर आपको 5-6 बोले तो यहाँ पे देखो, नाम्बिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बोत्सवाना, पाकिस्तान, ये सब जगह क्या है, इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है, ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कितने साल पूछा गया है, मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वेश्चन आ जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, क्लियर। चलो ये आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको जॉनसन के कैरेक्टर स्केच यहाँ पे है, ठीक है। और ये सब सवाल हम पढ़ाए हुए हैं। आपको हम एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। वो आप प्लेलिस्ट जाके उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ना, वो जितना आप देख सकते हो उसको देख लेना, ठीक है। अभी पहले आगे चलते हैं, सारा चीज इस ये वाला पार्ट को छोड़ के, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम लोग को करना था। अब यहाँ पे समरी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको समरी देगा। आपको इसके लिए 5 मार्क्स पहले मिलेगा एक समरी लिखने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी पोएट्री सेक्शन का कौन कौन सा है वो आप देख लो। माय ग्रैंड मदर्स हाउस लिख लो जल्दी से, माय ग्रैंड मदर्स हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी। स्नेक, इसको देख लेना है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ देख लेना है, और आपको मैकाविटी देख लेना। और अगर एक्स्ट्रा में अगर आप देखना चाहते हो तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को देख लो, ठीक है। पोएट्री से आप इतना समरी तो अच्छे से आप माइंड में ध्यान रखो, ठीक है। ये और इसका जो है सारांश वगैरह, इसका समरी वगैरह हम प्रॉपर्ली अच्छे से करवाए हुए हैं। तो आप बस यूट्यूब पे सर्च करना माय ग्रैंड मदर्स हाउस समरी, ठीक है। एजुकेशन बाबा माय ग्रैंड मदर्स हाउस समरी सर्च करना आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो भी चैप्टर है उस चैप्टर के बाद एजुकेशन बाबा लगा देना, आपको हमारा समरी मिल जाएगा। बस 10, 15, 12 मिनट का ऑलमोस्ट वीडियो रहता है, एक एक वीडियो देख लेना, ये सारे चैप्टर्स का कंप्लीट कर लेना है इसको भी, ठीक है। उसके बाद अगर ये आता है फिर से 5 नंबर का समरी आएगा, मतलब 2 समरी लिखना है, 10 नंबर आपको वहां से कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको समरी बोला जाएगा, तो ये समरी जो है आपका प्रो सेक्शन से, प्रो सेक्शन से भी आपको एक समरी लिखना है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, दी अर्थ, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। उसके बाद है हाउ फ्रेज द प्रेस, फिर है अपने पास ए मैरिज प्रपोजल। ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट समरी है आपके सामने, ठीक है। तो ये सब समरी आप जरूर से एक बार जाते जाते देख लीजिएगा। इन सब का वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप सिंपल सी बात कैसे सर्च करोगे, दी अर्थ एजुकेशन बाबा, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एजुकेशन बाबा, इंडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड एजुकेशन बाबा, हाउ फ्रेज द प्रेस एजुकेशन बाबा, सर्च करोगे आपको यूट्यूब पे हमारा टॉप पे वीडियो मिल जाएगा। आराम से उस वीडियो को देख के 10-10, 15-15 मिनट में आप पूरा समरी को समझ सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए हो गया। अब उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच द फ्लोइंग, ठीक है। आपको लिस्ट ए से लिस्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत बन जाता है। तो बस आप इसको बना लेना, और इसको लिखोगे कैसे वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसको लिखोगे कैसे, जैसे आपको ऐसे दे देगा और बोलेगा जल्दी से इसका आंसर लिखने, ठीक है, इसका बोलेगा आंसर लिखने। तो चलो इस पे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 5 मार्क्स इसके लिए मिलेगा और 5 मार्क्स एक और मिलेगा, यानी 10 मार्क्स आपको कुल मिला के मैच द फ्लोइंग से मिल जाएंगे, है ना। 10 मार्क्स आपको कुल मिला के मैच द फ्लोइंग से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो आप जानते हो, यहाँ पे जो आप जानते हो कि ये जो है आपको कितना क्वेश्चन करना रहता है। यहाँ पे आपको जो मतलब 3 कोई बनाना रहता है ना, तो मतलब 3 कोई, ए आप बना लिए, ए में आपको समरी एक था, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि आपको ये एक बना लिए, उसके बाद एक और आपको एक और समरी बना लिए, 2 समरी लिख लिए, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि 2 समरी नहीं, एक समरी लिखे, उसके बाद आप यहाँ पे एक ये बना लेना है, एक मैच द फ्लोइंग और एक और मैच द फ्लोइंग बना लेना, बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास चलो मैच द फ्लोइंग थोड़ा सा बना के देखते हैं, ठीक है। मैच द फ्लोइंग थोड़ा सा बना के देखते हैं। मैच द फ्लोइंग लिस्ट ए फ्रॉम लिस्ट देयर वर्क्स फ्रॉम लिस्ट बी, ठीक है। तो लिस्ट ए से लिस्ट बी को हम लोग को मिलाना है। आ जाओ थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे मिला के देखते हैं,
ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मिला के देखते हैं। क्या है अपने पास, जॉन किट्स यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो जॉन इसमें हमको मिलाना है। तो हमको याद आया कि जॉर्डन जी लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। कमला दास जी लिखे हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक जी लिखे हैं दी सोल्जर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू.एच. ऑर्डन क्या लिखे हैं, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन यहाँ पे बोलो जल्दी से, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन यहाँ पे क्या लिखे हैं, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे जॉर्डन लिखे हैं टू ऑटमन, और डब्ल्यू.एच. लिखे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। तो ये अपने पास हम लोग के पास पता चला कि भाई ऐसा ऐसा है। लेकिन इसको क्या एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं, एग्जाम में जो आएगा ना तो एग्जाम में ऐसे लिखना है। एग्जाम में कैसे लिखना है वो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऐसे करके लिखना, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर आपका देखना, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो नंबर हो, एफ नंबर हो, ठीक है, या ये जो नंबर हो वो आप यहाँ पे दे देना, अंडरलाइन कर देना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आना, ठीक है, नेक्स्ट आना, और यहाँ पे पहला नंबर 1 का, ठीक है, ऐसे लिखना 1 का, ठीक है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का यहाँ पे आंसर आपके पास हो जाएगा क्या चीज, 1 का हो गया ई, क्या, ठीक है, 1 का हो गया ई, टू ऑटम, ठीक है। 1 का हो गया टू ऑटम, यहाँ पे अपने पास क्या चीज, टू ऑटम, 1 का ई, टू ऑटम। उसके बाद 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का क्या हो गया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। 2 का हो गया क्या चीज, डी, 2 का क्या हो गया, डी, यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तीसरा नंबर, ठीक है, यहाँ पे आएंगे तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर का अपने पास जॉर्डन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ए, 3 का क्या हो गया, ए, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिख दिए। चौथा नंबर पे अगर हम लोग का आएगा यहाँ पे क्या चीज, कमला दास, तो यहाँ पे कमला दास बी आ जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर का यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस लिख दोगे। 5वां नंबर पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक, यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लिख देंगे, दी सोल्जर, ठीक है, दी सोल्जर। तो कौन सा चैप्टर को कौन लिखे ये तो मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये आपको ऐसे इस तरीके से आपको लिख देना अपने एग्जाम में, क्लियर, इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में लिख देना है। उसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं। ये मैच द फ्लोइंग बन गया, नेक्स्ट हम मैच द फ्लोइंग और बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है एच.ई. बेट्स क्या लिखे हैं, दी अर्थ चैप्टर को लिखे हैं। उसके बाद हमको याद आया कि मनोहर मालवणकर जी लिखे हैं क्या चीज, ए पिंच ऑफ स्नफ का। उसके बाद याद आया एंटन चेकअप जो है ए मैरिज प्रपोजल लिखे हैं। उसके बाद हमको अब देखना है कि भाई इस दोनों में से कौन क्या लिखे हैं, है ना। ये लिखे हैं ड्रोथियल सैरस लिखे हैं हाउ फ्री इज द प्रेस, और यहाँ पे जर्मन ग्रेड लिखे हैं क्या चीज, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। तो और लिखना कैसे है, तो लिखना बिल्कुल इसी तरीके से है, ठीक ना, इसी तरीके से लिखना है। आप चाहोगे, आपको अगर मन है ऐसा, तो आपको अगर मन है ना तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मतलब यहाँ पर भी एक ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है नाम वो लिख सकते हो, ठीक है, और ये लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो एक, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी राइटर का नाम था वो लिख दिए, और उसके बाद यहाँ पे एक एरो दिए, और उसके बाद ई नंबर आया, ई नंबर में टू ऑटम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे राइटर का नाम और यहाँ पे चैप्टर का नाम, इस तरीके से भी आप लिखते हुए जा सकते हो, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकंड का भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए। मैच द फ्लोइंग तो आपको 2 बनाना ही है, 10 नंबर तो यहाँ से ही आ जाएंगे, तो इसको चलो देख ही लो अपने पास। मैच द फ्लोइंग आपको लिस्ट ऐसे लिस्ट भी मिलाना है, तो देखो यहाँ पे अच्छे से इसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी जल्दी से मिला लेते हैं, जल्दी से फटाफट। और यहाँ पे क्या है, रूपर्ट ब्रूक अपने लोगों को क्या लिखे हैं, दी सोल्जर लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे के अंदारो वाला फायर हिम लिखे हैं, ठीक है। वाल्टर विथमैन क्या लिखे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद वाल्टर डिलामेर क्या लिखे हैं, एन एपिताफ लिखे हैं, और जॉन केट्स क्या लिखे हैं, टू ऑटम लिखे हैं। तो बस इसको इस तरीके से लिख लेना, एक बार 2 बार बस प्रैक्टिस कर लो, लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और सारा चीज हम तैयार करके तब आपको भेजेंगे, है ना, एग्जाम देने। तो यहाँ पे जो है आपके साथ क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माय होम, बर्ट्रैंड रसल, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, सिगानोया आपका दी आर्टिस्ट, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या लिखे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये लिखे हैं आई हैव ए ड्रीम, और ड्रोथियल सैरस लिखे हैं हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है। तो ये आपका कुल मिला के प्रैक्टिस हम करवाए हैं। आगे जो है अगर बढ़ना चाहे हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहे बिल्कुल, ठीक है, तो ये आपके सामने हुआ, ये आपके सामने हुआ, बहुत सारा प्रैक्टिस, बहुत सारा चीज हम कर लिए हैं।
तो आप जाओ अपने बोर्ड परीक्षा में एकदम 4 के आओ, एकदम तगड़ा सा मार्क्स लेके आओ, है ना। और ग्रामर पे बात करोगे, ग्रामर पे बहुत सारा वीडियोस हम बना चुके हैं, तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंग्लिश ग्रामर सर्च कर, इंग्लिश ग्रामर देखिएगा, इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट को एक एक वीडियो, अगर आपके पास जितना समय है आप चाहोगे तो देख सकते हो। मेन पॉइंट, मेन जो चैप्टर है, आर्टिकल जैसे समझ लेना, ठीक है, प्रीपोजिशन अगर समझना है वो समझ लेना, ठीक है, कुछ कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट आपको लगता है ना, वो सारा चीज अच्छे से देख लेना, ठीक है, वॉइस वगैरह देख लेना, ठीक है। नायरेशन वगैरह में अगर आपको जो समझना है ना, तो नायरेशन अभी देखो जितना आपके पास, हम एक्चुअली जो है ना यूट्यूब पे भी नहीं करवाए, क्यों नहीं करवाए, जहां तक बात रहता है ना कि जो चीज अब लास्ट मोमेंट पे ना हमको ऐसा लगा, एक तो बीच में ऐप बंद हो गया, लास्ट मोमेंट पे ऐसा लगा कि नहीं, जितना चीज हम पढ़ाए ना अब उतना ही रहने देते हैं, नया टॉपिक माइंड में नहीं घुसाएंगे, नया टॉपिक घुसाएंगे पता चलेगा उसके चक्कर में और कुछ दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम और सारा चीज पे नहीं बात किए, ट्रांसलेशन वगैरह जो है ना वो सब पे मत दिमाग लगाना, ठीक है, ये सब कर लेना, मतलब ये सारा चीज कर लेना, इसी से हो जाएगा। तुम्हारे पास पता है डबल क्वेश्चंस है, ऑप्शंस है, ठीक है, तो ट्रांसलेशन वगैरह में अगर थोड़ा भी गलती होगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जो जो आ रहा है ना कॉन्फिडेंस हो वही सारा चीज बनाओ। 100 क्वेश्चन में से आपको मतलब 50 बनाने हैं, उधर सब्जेक्टिव में भी डबल क्वेश्चन में से आधे क्वेश्चन बनाने हैं, है ना। तो इतना अपॉर्चुनिटी मिला है, इस अपॉर्चुनिटी का भयानक फायदा उठाओ, अच्छे से फायदा उठाओ, है ना, और अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेके आओ, और कल हमें बोलो कि हाँ भैया मार्क्स तो आया है ना, लिखेंगे तो हैं और मार्क्स तो आएगा, ऑब्वियसली आएगा, है ना। तो हम जैसे हिंदी में करवाए इतने सारे क्वेश्चंस मैच किया, और इसी तरीके से इंग्लिश में भी करवाए। इंग्लिश में अभी आपको क्या करना है, अभी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस प्लेलिस्ट को जाके अच्छे से कंप्लीट करिए, अभी जितना वीडियोस हो सके वो सब देख लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट समरी बोले हैं एक बार दोबारा से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, ये आपका काम है, ये अभी आपका होमवर्क है, टास्क है, ये आप कर लीजिए, और उसके बाद आप आराम से सो जाइएगा, और कल सुबह उठ के आराम से जाना, थोड़ा बहुत देखना है देख लीजिए, और उसके बाद चले जाना है एग्जाम देने, ठीक है, एग्जाम देके मस्त आना है। और यहाँ पे हम अपने तरफ से पूरा अपना जोर जार सब कुछ कर दिए, अपने तरफ से पूरा जोर लगा के आपको सारा चीज पढ़ाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा सारा चीज, और होप सो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा हो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और 2024 का बैच जो है ना वो आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है, तो आप जो है 2024 के बैच के लिए एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने जूनियर से, या फिर जो बच्चे ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो 2024 में परीक्षा देंगे, वो लोग अपने एजुकेशन बाबा ऐप से जाके कोर्स को ले सकते हैं, और सारे चीज को अच्छे से पूरे साल पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन बाबा ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और अभी बच्चे जिन लोग का एग्जाम है लगातार एकदम प्रैक्टिस करते चलो, देखते चलो, और एकदम एग्जाम में जाके कॉन्फिडेंस में जाना, डरना नहीं है। इंग्लिश है तो क्या हुआ, पढ़े हैं पूरा साल भाई, पूरा साल पढ़े, उस 3 घंटे में दिखा देना है कि क्या कर सकते हैं हम, है ना। चलो तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और बच्चों कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ठीक। चलो तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।